नमस्कार। बीएन परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो ये स्टॉक पे चर्चा का 14वां एपिसोड है। आशा है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और आपकी ट्रेडिंग लाइफ पहले से बेटर हो गई होगी। तो आज हम स्टॉक पे चर्चा के इस एपिसोड में वैसे तो कोई कंसेप्चुअल आइडिया नहीं है, कोई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नहीं है जो हम डिस्कस करेंगे। आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल के साइड में देखेंगे कि क्या है वो जो हमारे स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स में ज़्यादा प्रभाव रखता है। जनरली जो हम सोचते हैं कि 4 जगह से रिसर्च कर ली, 2 लोगों से पूछ लिया कि ये हमने रिसर्च किया है, सही है कि गलत है, उससे हमारा कितना बेहतर हो जाता है रिज़ल्ट, और क्या उसके अलावा अगर हम कुछ और करते तो उससे शायद ज़्यादा प्रभाव पड़ता हमारे रिज़ल्ट पे। उस एस्पेक्ट्स की हम बात करेंगे। तो एक नया टर्म कॉइन किया है, वो है कैप फैक्टर। आप उसको कब भी बोल सकते हैं, हिंदी में KAB, ठीक है। तो उसकी हम बात करेंगे आज। तो पहला उसमें जो फैक्टर है K फैक्टर, ये है इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो सबसे पहले बात करते हैं ये इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज क्या है। वैसे सुनने में ये बहुत ही प्रचलित शब्द हैं, दिन प्रतिदिन लोग इसका इस्तेमाल करते रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये तो हम सभी लोग जानते ही हैं। तो सबसे पहली बात आती है डेटा की। डेटा मतलब होता है कि आपने कलेक्ट किया है कुछ बिट्स, है ना, उसको बोलते हैं आप डेटा। उस डेटा से सारा उसमें जो पोर्शन है वो सारा आपके काम का नहीं होता। उसमें कुछ होता है जो काम का है, कुछ है जो काम का नहीं है। तो उसमें जो काम का है उसको आप बोलते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो पहले सबसे पहला जो पूल होता है वो होता है डेटा। उस पूल का सब पूल है ना, उससे छोटा पूल जो उसका हिस्सा है वो इन्फॉर्मेशन है। फिर उस इन्फॉर्मेशन में आप जब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं, तो फिर आपको समझ में आता है कि इस इन्फॉर्मेशन में क्या आपको उसमें से नॉलेज मिल सकती है। तो पहला आता है डेटा, फिर आता है आपका इन्फॉर्मेशन, फिर तीसरा आता है आपका नॉलेज। तो ये जो पहला फैक्टर है हमारे स्टॉक मार्केट का, इसको हम बोलते हैं के फैक्टर। अब हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में किस तरह से इसका रेलेवेंस है। अभी हम एक जनरल बात करें। फिर दूसरा जो फैक्टर आता है वो आता है एनालिसिस का। तो पहला के फैक्टर, दूसरा ए फैक्टर विच इज़ एनालिसिस। तो एनालिसिस में क्या होता है कि आप एनालाइज करते हैं चीज़ें। तो आपके पास एक डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, फिर उसको आप एनालाइज करते हैं, आप उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, आप उससे एंटिसिपेट करने की कोशिश करते हैं, उससे आप जो है इंसाइट्स निकालने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं आप एनालिसिस, ठीक है। फिर तीसरा जो फैक्टर है वो होता है बिहेवियर। बिहेवियर मतलब व्यवहार। आपका व्यवहार कैसा रहा उस जर्नी में, वो है बी फैक्टर। के फैक्टर, ए फैक्टर, बी फैक्टर। तो अब अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में डेटा की कोई कमी नहीं है। आप जो है बड़ी आसानी से NSE BSE की वेबसाइट से, या बहुत से आजकल वैसे प्राइवेट वेबसाइट्स हैं जिसमें आप जो है जाके किसी कंपनी के बारे में पुरानी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उनका सेल्स, प्रॉफिट, बोरोइंग्स कितना था पहले, एसेट्स कितना होता था, वो सब आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट स्टेटमेंट और कैश फ्लो, ठीक है। ये सब चीज़ें आप बड़ी आसानी से उपलब्ध है, और आप पिछले 10 साल 15 साल का भी अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं। तो डेटा की हमारे पास कोई कमी नहीं। तो उसमें तरह तरह का डेटा है। अब उस डेटा में सारा आपके काम का नहीं, उसमें से कुछ हिस्सा है डेटा का जो इन्फॉर्मेशन में आप क्लासीफाई कर सकते हैं। अब जैसे हर साल उनका रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कितना होता था, या हर साल वो उनके जो सैलरी थी वो कितना पे करते थे, वो सब आपको बाहर से देखने में लगेगा बड़ा रिलेवेंट है, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन जब आप ओवर द पीरियड चीज़ें देखते हैं तो मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन फील होती है, बट वो ज़्यादा यूज़फुल है नहीं, उससे आप ज़्यादा कुछ ऐड या रिमूव नहीं कर सकते। तो आपके उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आएगा ऐसी इन्फॉर्मेशन यूज़ करके, वो मतलब ज़्यादा उससे आप ऐसा उम्मीद ना रखें। तो डेटा बहुत सारा है,
उससे जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत कम है। तो इन्फॉर्मेशन की अगर आप बात करेंगे तो आप देखते होंगे ट्विटर में, टेलीग्राम में, यूट्यूब में लोग जो है शेयर करते रहते हैं चीज़ें, भाई कि भाई फलाना कंपनी है वो इस सेक्टर के उस सेक्टर में ये चल रहा है, या वो कंपनी है उस कंपनी में ये चल रहा है, या वो जो कंपनी जिस सेक्टर की है उसमें वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है। लेट्स से कि रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं लोग, तो फिर उसमें रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में अमेरिका में क्या हो रहा है उसकी बात करते हैं लोग। तो वो सब इन्फॉर्मेशन है ना, वो तब भी थोड़ा रेलेवेंट है, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि जो चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं शायद वो कभी भविष्य में भारत में भी होंगी, तो शायद उसका असर आपको देखने को मिलेगा, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा आप बोल सकते हैं। फिर जो डेटा से, इंफॉर्मेशन से जब नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं तो ज़्यादातर जो हिस्सा था जो आपने अभी तक कलेक्ट किया था वो सब कट के हट जाएगा। ज़्यादातर चीज़ें एक्चुअली यूज़फुल नहीं होंगी, ऐसा आपको दिखेगा। तो उसमें बहुत कम पॉइंटर्स होंगे जो एक्चुअली रिलेवेंट होंगे। तो जैसे क्या होगा, ट्रेलिंग, तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि भाई कोई भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस है, आपको समझना सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कि इसका जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, टैम, वो कितना है, राइट। तो वो जब आप वो फैक्टर कलेक्ट करते हैं दैट कम्स इनटू के फैक्टर, राइट। फिर आप देखेंगे कि उसमें ग्रोथ कितनी रही है, अभी वो कलेक्ट कर लिया आपने। फिर आपने देखा कि जिस बिजनेस में आप इंटरेस्टेड है पर्टिकुलरली उनकी ग्रोथ कैसे रही है, वो आपने कलेक्ट कर लिया। उनका एसेट बेस इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, वो आपने कलेक्ट कर लिया। तो ये सब बड़ा ही रेलेवेंट और हाईली यूज़फुल आपने जो डेटा कलेक्ट किया, ये इन्फॉर्मेशन प्लस नॉलेज की कैटेगरी में आएगा, के फैक्टर। तो अब अगर हम वहाँ से मूव करते हैं तो दूसरा फैक्टर आता है एनालिसिस का। तो एनालिसिस में अगर आप देखेंगे तो वो सब आपने कलेक्ट कर लिया। अब आपको जज करना है यहाँ से चीज़ें कि आपको पास टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, फ्यूचर एक्सपेक्टेड ग्रोथ आपको जज करनी है। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो मार्केट है उसका साइज़ एक्सपैंड करेगा या श्रिंक करेगा। एक्सपैंड करेगा तो कितने पेस से एक्सपैंड करेगा। फिर आपको अपने जिस बिजनेस में आप इंटरेस्टेड हैं उसकी ग्रोथ एंटिसिपेट करनी पड़ेगी रीसेंट पास्ट की ग्रोथ को देख के, और मैनेजमेंट क्या प्लान कर रहा है बिजनेस के लिए, एसेट्स क्या ग्रो कर रही हैं नहीं कर रही हैं, तो वो सब आपको देख के एनालाइज करना है। ये पोर्शन है आपका ए फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करेगा आपके रिटर्न्स में। ये बहुत इसमें कोई फार्मूला नहीं होता एनालिसिस में। आप नॉलेज में वो सब कह सकते हैं, वो सब फॉर्मूलिक चीज़ें हैं, फिक्स चीज़ें, उसमें ज़्यादा किसी की ओपिनियन नहीं होती, मतलब ज़्यादा डिबेट का स्कोप नहीं है। लेकिन एनालिसिस में सेम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज आपके पास हो, हमारे पास हो, किसी और के पास हो, और हम तीनों लोग जो है एकदम अलग इंटरप्रिटेशन लेके, एकदम अलग एनालिसिस करके, एकदम अलग पॉइंट ऑफ व्यू ला सकते हैं। तो यही है जो डिफरेंस क्रिएट करती है, जिसकी वजह से एक ही स्टॉक को एक ही प्राइस पे बहुत सारे लोग बेच रहे होते हैं और बहुत सारे लोग ख़रीद रहे होते हैं। तो वो हमारा जो सोचने का नज़रिया है, गिवन द सेम इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, उससे डिराइव होता है एनालिसिस। और एनालिसिस बहुत डिफरेंट हो सकता है सब कुछ सेम रखने के बाद भी। तो ये हो गया हमारा ए फैक्टर। अब हम आते हैं बी फैक्टर के बारे में, बिहेवियर। तो स्टॉक मार्केट में हमारा बिहेवियर से क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि हमने एक प्लान बनाया, हमने नॉलेज गैदर कर ली, इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, फिर एनालिसिस कर लिया, फिर हमने पता कर लिया कि भाई इसमें क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, फिर हमने वो ट्रेड लेना है। तो उसके पहले हमने जो प्लान बनाया, वो प्लान जब हम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे तो वहाँ से जो हमारा व्यवहार है, जब वो ट्रेड एक बार स्टार्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट हमने एक बार स्टार्ट कर दी, उस व्यवहार का जो फैक्टर है उसको हम बोल रहे हैं बी फैक्टर। और ये तब तक चलेगा जब तक आप वो ट्रेड क्लोज नहीं करते हो। तो वो जो आपका ट्रेड इनिशिएशन से लेके ट्रेड क्लोजिंग तक का पीरियड है, उसमें आप कैसा बिहेव करते हैं, दैट बिहेवियर इज़ व्हाट वी कॉल बी फैक्टर। तो अगर आप अभी भी ऐसा सोच रहे हैं कि ये पैसे मतलब मार्केट बढ़ रही थी एटलीस्ट अभी कुछ 2 हफ्ते पहले तक, तो फिर भी पैसे उतना नहीं कमा पाए और क्या है क्या नहीं है, तो आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि आपको इस कब फैक्टर पे बहुत ध्यान रखना है। के फॉर नॉलेज, ए फॉर एनालिसिस, बी फॉर बिहेवियर। अच्छा, अब अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं तो आप ज़्यादातर टाइम किस चीज़ को देते हैं?
के फैक्टर के लिए, ए फैक्टर के लिए, बी फैक्टर के लिए, किस चीज़ को आप ज़्यादा एफर्ट्स देते हैं करने के लिए? के फैक्टर के लिए, ए फैक्टर के लिए, बी फैक्टर के लिए आपका फोकस क्या है? के फैक्टर है, राइट, या ए फैक्टर है, या बी फैक्टर है? तो अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोगों का फोकस के फैक्टर पे ही होता है हमेशा, और फिर थोड़ा सा फोकस ए फैक्टर पे होता है। रीज़न ये है क्योंकि ए फैक्टर एक्चुअली कठिन है करना, के फैक्टर सबसे आसान है। तो पूरी दुनिया का फोकस जनरली के फैक्टर के ऊपर होता है। यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल लें, ये वहाँ से निकाल लें, इनसे पूछ लें, और कॉन कॉल से निकाल लें, एनुअल रिपोर्ट से निकाल लें। लेकिन ए फैक्टर जिसमें आपको सिंथेसाइज करना होता है जो आपने के फैक्टर में कलेक्ट किया है, उसमें चूँकि आपको एक डिसेंट ब्रेन पावर और मोर देन डिसेंट कॉमन सेंस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि जनरली नहीं पाई जाती है। तो उस वजह से लोग ए फैक्टर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और बी फैक्टर तो ऑलमोस्ट नो बडी टॉक्स अबाउट इट, है ना। और जो लोग बात करते हैं वो बेसिकली कोटेशंस होते हैं, वॉरेन बफेट के, और है ना, जो भी जिनको पसंद है उनके कोटेशन ला के डाल देते हैं। मोस्टली वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होते हैं। जिस कॉन्टेक्स्ट में ओरिजिनल ऑथर ने, ट्रेडर, इन्वेस्टर ने कहा होता है, वो आपको जनरली पता नहीं होता, और लोग फिर भी उसको चिपकाते रहते हैं बिकॉज इट साउंड्स गुड। तो उससे भी कुछ ऐड होता नहीं है, बट जनरली बी फैक्टर इज़ वेरी निगलेक्टेड। लेकिन अगर आप हम बात करें तो जैसा कि हमारी समझ में जो हमने अभी तक मार्केट में देखा है, लोगों को करते देखा है, उनके और हमारे अनुभव से हमें समझ में आता है कि जो आपका नॉलेज और इन्फॉर्मेशन वाला फैक्टर है, ये लेस देन 10% कॉन्ट्रीब्यूट करता है आपके रिटर्न्स में। तो आप समझ रहे हैं, तो मतलब अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं मार्केट में, तो 8 से 10 रुपये, 8 रुपये एक्चुअली आप कमाते हैं, उसमें के फैक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन जो आपकी एनालिसिस होती है, जो आपकी एनालिसिस है, वो ऑलमोस्ट 3 गुना उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो 7-8% ये कंट्रीब्यूट करता है, करीब 22-24% जो है आपका एनालिसिस आप कितना अच्छा करते हैं वो कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर आप मोटा मोटा देखें तो ऑलमोस्ट 1/3 जो आपका रिटर्न आता है वो आता है के फैक्टर प्लस ए फैक्टर से। लेकिन जो ये एनालिसिस है, ये एक्चुअली इसमें गलती के भी बहुत चांस होते हैं। तो सेम इन्फॉर्मेशन को आप अलग तरीके से इंटरप्रेट करके एकदम अलग कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, जिसकी वजह से आप एकदम अलग डिसीजन ले लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा एकदम अच्छी बात है कि आरंभ में आप जब मार्केट में आए हुए हैं तो आपका ज़्यादा फोकस के फैक्टर पे हो, और आप कई जो लोग हैं जो इनका डिसेंट रिकॉर्ड है मार्केट में, जिनकी बात आपको समझ में आती है, उनके आप ए फैक्टर पे डिपेंड कर सकते हैं, 2-4 वैरिड ओपिनियन लेके। लेकिन धीरे धीरे करके आपको अपना खुद का एक सोच डेवलप करना पड़ेगा, और के फैक्टर से आपको अपने एफर्ट्स और टाइम को ए फैक्टर की तरफ मूव करना पड़ेगा। अब अगर आपने ये 2 चीज़ें कर ली या नहीं भी की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा आपके रिटर्न्स में हिस्सा रखता है, वो है बी फैक्टर, बिहेवियर। आपका बिहेवियर कैसा रहा है ट्रेड के दौरान, वो 2/3 उससे भी स्लाइटली ज़्यादा रिटर्न्स में हिस्सा रखता है। तो आपके जो 70% रिटर्न आते हैं, उसकी वजह होती है कि आपका व्यवहार कैसा था उस ट्रेड में। उस ट्रेड को जब आपने लिया, गलत तरीके से लिया, सही तरीके से लिया, गलत प्राइस पे लिया, सही प्राइस पे लिया, आपका साइज़ गलत था एलोकेशन का, या सही था एलोकेशन का साइज़। फिर जब वो ट्रेड आपके फेवर में नहीं गया तो आपने गलत तरीके से उसको मैनेज किया ट्रेड को, या सही तरीके से मैनेज किया। अगर आपके फेवर में जाता है तो आपने उसको सही तरीके से मैनेज किया, फिर से एलोकेट किया, अगर आपको एक प्रॉपर बेस मिला, या आपने उसको वैसे ही छोड़ दिया। जब आपका ट्रेड जो है स्ट्रेंथ से जाके वापस से मोमेंटम लूज़ करने लगता है, थोड़ा बहुत वीकनेस आने लगती है, तो फिर आपने क्या किया? क्या आपने उस ट्रेड में देखा कि क्या फर्दर अपसाइड है तो उसमें और ऐड करना है, या आपको लगा कि नहीं ये ट्रेड अब ज़्यादा कुछ आगे नहीं कर सकता, तो आपने उसको डिसाइड किया कि इसको अब कम करना है हमको। तो ये सब जो पोर्शन है, इसमें बिहेवियर का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। बिहेवियर आपका जो मार्केट में ब्रॉडली 2 चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, आपके लालच से और आपके भय से। तो आप कई बार ऐसा होता है कि ट्रेड आपके फेवर में जाता है, 3 दिन में 20-30% बढ़ गया, फिर आपको लगता है अरे ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप सडनली जाते हैं जिसमें आपने सिर्फ 1 लाख रुपए लगा रखा होता है, आप उसमें 5 लाख और डाल देते हैं।
वो एकदम ये आपका लालच की वजह से आपने ये किया, लेकिन ये आपका एकदम गलत व्यवहार है। ऐसे बिहेवियर से आपके रिटर्न्स कम हो जाएंगे, क्योंकि 2/3 पोर्शन बिहेवियर का होता है आपके रिटर्न्स में। तो अगर आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो मोस्ट लाइकली आपके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे, और हो सकता है वो आपका प्रॉफिट वाली पोजीशन लॉस में कन्वर्ट हो जाए। इसका उल्टा भी पॉसिबल है। कई बार ऐसा होता है कि एक ट्रेड आपने लिया, आपके फेवर में नहीं गया, तो फिर आपने क्या किया, आपने कहा नहीं नहीं स्टॉक तो बहुत अच्छा है, उन्होंने पोस्ट किया था उसके मैनेजमेंट के बारे में, बड़ा अच्छा वो बोलते हैं, बहुत अच्छा उनका प्लान है। फिर आपने और ख़रीद लिया उसको, जबकि वो आपके फेवर में नहीं जा रहा है ट्रेड। तो वो भी एकदम गलत बिहेवियर है, तो वो आपको अवॉइड करना है। तो बिहेवियर ही है जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते, जो सबसे मुश्किल और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा फैक्टोरल कंट्रीब्यूशन रखता है आपके परफॉर्मेंस में स्टॉक मार्केट में। तो आपको बिहेवियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। आप जितना ज़्यादा बिहेवियर के ऊपर ध्यान देंगे आप उतना अच्छा कर पाएंगे। तो आइए कुछ अभी स्टॉक्स के बारे में देखते हैं, और फिर देखते हैं कि इस एनालिसिस को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से अदानी पावर। अच्छा, अदानी पावर ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई अननोन स्टॉक है आप सबके लिए। ये काफ़ी फेमस चर्चित ग्रुप से आता है, तो इसके बारे में बहुत लोगों ने बात की है। कई लोगों ने इसको यहाँ पे ट्रेड किया होगा नवंबर में। तो नवंबर में ये कुछ 37 38 40 रुपए का स्टॉक होता था और 60 क्रॉस कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे कई लोगों ने ट्रेड किया होगा, हमने इसमें ट्रेड नहीं लिया था तब, और ये फिर तुरंत से उसके कुछ दिन बाद गिर के 42 43 हो गया। अब आप यहाँ गौर से देखिए ये आपको क्या दिखाई देता है। तो अच्छा, ये अगर आप देखेंगे तो ये शुरू में वॉल्यूम कम है, राइट, और फिर जैसे जैसे ऊपर जाने लगा वॉल्यूम बढ़ते गया। तो मतलब ये है कि इस दिन, ये जो 4 दिसंबर का दिन था, इस दिन 60 रुपए के करीब में 55 से ऊपर यहाँ पे बहुत लोगों ने ख़रीदा स्टॉक, राइट। लेकिन अगर आप सही से देखें तो उसके पहले इसने ऑलमोस्ट 70% का रन दिया, ठीक है। तो ये 70% का रन अगर आप देखेंगे तो ये कितने दिन में दिया, ये तो बहुत मुश्किल से 1 हफ्ते भी नहीं हुआ, राइट। 4 ट्रेडिंग डे लगे, 7 दिन, मतलब 1 हफ्ते के अंदर स्टॉक 70% अप हो गया। तो आप ये स्टॉक क्यों खरीदेंगे? आप ये स्टॉक तभी खरीदेंगे जब आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, आपको अपनी कैपेबिलिटी क्षमता पे कोई भरोसा नहीं है, आपको लगता है कि ये निकल जाएगा, और फिर अब ये निकल जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप कुछ नया नहीं खोज पाएंगे जो चलेगा, तो आप पैसे नहीं कमा पाएंगे, तो इसलिए ऐसा करते हैं, इसी को ख़रीद लेते हैं। तो ये जो फोमो है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये ग्रीड का कंपोनेंट है। ऑल्दो वो फोमो में फियर शब्द का इस्तेमाल है, लेकिन एक्चुअली वो ग्रीड की वजह से होता है। वैसे एक छोटी सी परिभाषा है, जो चूँकि हम ये बात कर रहे हैं तो उसकी बात करना ज़रूरी है। इसको बोलते हैं यंग स्टॉक। ये एकदम, मतलब आप ये कह सकते हैं ये टॉडलर, ये 200 DMA से जब पहली बार स्टॉक ऊपर आता है, यू कैन कॉल इट टॉडलर मूव। तो पहली बार ये जो मूव आते हैं, दे आर वेरी चीयरफुल मूव, क्योंकि नोबडी इज़ रियली गोइंग टू क्वेश्चन इट, क्योंकि वो अभी अभी नीचे बेस से निकल के आ रहा है। वो उसके बाद फिर इट बिकम्स स्लाइटली हेटफुल, स्लाइटली हेटेड मूव, क्योंकि फिर लोग बोलते हैं वो ओवर वैल्यूड हो गया है, अभी रिसेंटली बहुत चल गया एंड वॉट नॉट। एनीवे, सो अगर आप ये देखेंगे तो ये हमने 25-26 फरवरी के आसपास में हमने इसकी बात की थी पब्लिक में, ठीक है, 55 रुपये के आसपास में। वहाँ से अगर आप देखेंगे तो 55 रुपये से इफ़ आई जस्ट अगेन मेज़र इट, तो 55 रुपये से अगर आप देखेंगे तो उसने करीब 97% का मूव दे दिया 24 दिन में, 25 दिन में। एक महीने अगर आप मान लें, एक महीने में ऑलमोस्ट स्टॉक जो है डबल हो गया। लेकिन गलती फिर वही हुई होगी भाई। यहाँ पे डिस्कस किया था हमने 3-4 दिन 5 दिन, यहाँ पे प्रो में हमने 4-5 दिन पहले बात की थी, और यहाँ पे से आप कभी भी ख़रीद लेते, मान लीजिए यहाँ तक ख़रीद लेते, ये चलेगा, मतलब ऐसे इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसको चेज़ करते रहते हैं तो अब ये फिर अगर आप यहाँ कहीं इसको ख़रीद लिए तो फिर ये किसकी गलती है? फिर तो इसमें आपको भुगतना पड़ेगा, राइट। अच्छा, एक और चीज़ है कि वो जब एक बार स्टॉक इतना ऊपर आ जाता है तो फिर कई लोग जो जनरली विश्वास नहीं करते कंपनी पे या उसके बिजनेस पे, वो लोग भी सोचते हैं थोड़ा 2 दिन में पैसा कमा लेंगे फिर निकाल लेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी।
अब यहाँ पे इसने फिर बहुत सारा टाइम पास किया। आप देख रहे होंगे ये 25 मार्च से अगली बार जब ये प्राइस क्रॉस कर पाया वो 7 जून था, ठीक है। तो पूरा वो मार्च तो आप हटा ही दीजिए, अप्रैल में है ना 2-2.5 महीने करीब इसने लगा दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 91 के अराउंड में यहाँ पे हमने जो है इसकी फिर बात की थी, ठीक है। ये सिर्फ हमने प्रो में किया था। तो मई में हमने बात की थी इसकी, फिर से इसने अच्छा किया, बहुत अच्छा मूव दिया। अब लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम है बिहेवियर वाली, तो बहुत लोगों ने यहाँ पे इसको ख़रीद लिया होगा और उसकी वजह से फिर मुश्किल आ गई होगी। और फिर जब ये गिरा होगा तो एक्चुअली ये जब डेड कैट बाउंस आता है तो जनरली यू गेट अ चांस टू एग्जिट। लेकिन लोग सोचते हैं हो सकता है ये वाला मूव फिर से रिपीट हो जाए, तो ये ऐसे जाए और फिर यहाँ से ऐसे जाए और फिर ऐसे हो जाए। अब लेकिन आप ये भी तो देखिए, ये अब ओवर एक्सटेंडेड स्टॉक है, इट इज़ नो मोर टॉडलर, राइट, इट इज़ नो मोर इवन यंग, है ना। तो ये पहला ये टॉडलर मूव था, ये यू कैन से कि यंग मूव है, यंग स्टॉक का यंग मूव। लेकिन ये तो मतलब ये है ना, ये आप कह सकते हैं ओल्ड एज मूव था इसका। तो अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ फिर ऐड करने लगेंगे इस होप में कि ये सपोर्ट पे है, शायद यहाँ से कुछ हो जाए। तो सपोर्ट का मतलब ये है कि चले ठीक है 3-4 दिन उसने टाइम पास किया, लेकिन अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि दे वर नॉट स्ट्रांग इनफ। वॉल्यूम्स में कोई बात नहीं थी। अब ये बिना वॉल्यूम्स के अगर ऐसा मूव आता है तो आप समझ जाइए कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पे ट्रैप्ड हैं, दे आर स्टिल वेटिंग टू सेल। अब वो दो कीमत पे बेचेंगे, या तो जब ये ऊपर आ जाए तब बेचना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि उन्हें लगेगा थोड़ा तो प्राइस ऊपर आया, या अगर वो गिरने लगे तो उनका सबका पेन टॉलरेंस का लेवल होता है, तो अब उससे ज़्यादा दुख होने लगेगा तो दिल डिसाइड कि चलो बेच ही देते हैं वरना और ना गिर जाए, तो फिर दिल स्टार्ट सेलिंग विच इज़ व्हाट हैपेंड। तो अभी तो ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया बट क्लोजिंग इसने ऊपर दे दी शायद 105 रुपये, सॉरी 77.76, 77.45 नहीं, ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हुई है स्लाइटली। अगर जूम करेंगे तो ये दिखेगा, देखिए ग्रीन डॉट ऊपर है और क्लोजिंग नीचे हुई, राइट। तो अब इसमें कोई नहीं जानता अब कितना टाइम लगेगा नहीं लगेगा। तो अब ये चीज़ें हैं, आपको ये फॉलिंग नाइफ कभी भी कैच नहीं करना है, इसीलिए आपको स्टॉप लॉस का हमेशा ध्यान रखना है। एक दूसरा स्टॉक है जिसमें फिर से हम बिहेवियर की बात कर सकते हैं, वो है ईकेसी। अच्छा, ये भी कोई नया ऐसा नोन स्टॉक नहीं है हमारे लिए, ये हमने फरवरी में कहीं यहाँ कहीं डिस्कस किया था, सॉरी फरवरी में हमने यहाँ कहीं डिस्कस किया था। अच्छा, उसमें ये कोई उम्मीद नहीं थी कि ये डिस्कस करेंगे अगले दिन से चलने लगेगा, क्योंकि वजह साहब है आप 50 DMA से काफ़ी ऊपर है। फिर ये काम वही करता है जो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये पूरा 50 DMA टच करेगा, प्राइस मतलब प्राइस वही मूव करेगा तो 50 DMA तब तक ऊपर आ जाएगा, राइट। 50 DMA क्या होता है, 50 दिन का मूविंग एवरेज। तो पिछले 50 दिन में जो ये प्राइसेस थे ये काफ़ी जो नीचे वाले थे, राइट। अब ये निकलते जाएगा, इसमें हाई प्राइसेस एंटर करता जाएगा तो जो एवरेज है वो ऊपर आता जाएगा। तो ये एवरेज ही तो प्लॉटेड है तो ये ऊपर आता जाएगा और ये दोनों मर्ज कर जाएंगे एक सम पॉइंट पे, और फिर थोड़ा बहुत कोई ट्रिगर मिल जाता है तो इट विल शूट अप, विच इज़ व्हाट हैपेंड। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि बहुत लोगों ने यहाँ पे भी तो ख़रीदा होगा, अब उनका क्या हुआ, उनका ये हुआ कि वो अभी तक फंसे हुए हैं। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे भी एक्साइटेड हो गए होंगे कि मे बी दे कैन बाय इट, बट ऐसा मतलब एक स्टीप फॉल होता है तो यू हैव टू बी प्रिटी श्योर टू बाई समथिंग, है ना। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे अगर बिग पिक्चर पे देखेंगे तो एक्चुअली यहाँ पे रीटेस्ट था, लेकिन अब हर रीटेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको ख़रीद लेंगे। रीटेस्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे डाउन साइड शायद लिमिटेड है और थोड़ा बहुत बाउंस आ सकता है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप वो ख़रीद लेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप 5-10% का मूव पकड़ने, 15-20% का मूव पकड़ने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ पॉसिबल। क्योंकि आप लीजिए यहाँ पे आप क्या करते हैं, 88-90 रुपये में ख़रीद लेते हैं, अब ये चला गया था 110 रुपये तक, तो यू कुड हैव डन दैट 20-22% वाला ट्रेड। बट चूँकि हम वैसा ट्रेड पसंद नहीं करते तो हम जनरली ऐसे सिचुएशन में बात नहीं करते। अब इसमें भी आप देखिए ये बड़ा चैरिटेबल होने की बात है कि आप उसको एक्चुअली 85-88 रुपये में ख़रीद सकते हैं, नहीं ख़रीद सकते, क्योंकि ये देखिए आप 85-88 रुपये पर उसने तो कभी क्लोजिंग भी नहीं दी, राइट। उसने क्लोजिंग 90 के ऊपर ही हमेशा दिया, तो अब फिर आप कैसे खरीदेंगे। तो मतलब ये बड़ा मुश्किल है ऐसे ट्रेड पाना। लेकिन एक बात तो आप समझ लीजिए कि मार्केट में एक चीज़ सत्य है, वो कि जो 5% के मूव हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, जो 50% के मूव हैं वो उससे बहुत कम आते हैं, और जो 500% के मूव हैं वो तो बहुत ही कम आते हैं। तो ये प्रॉबिलिटी वाइज अगर आप देखें टोटल नंबर ऑफ मूव्स और फिर उसमें से कितने 500% के मूव हैं, कितने 50% के मूव हैं, कितने 5% के हैं, तो आप पाएंगे कि 5% के मूव बहुत ज़्यादा हैं, 50% के मूव उससे कम है और 500% के मूव तो बहुत ही कम है।
तो ये तो बात सही है, लेकिन अगर आपकी एबिलिटी है, आपके पास कोई प्रोसेस है, एक सिस्टम है, सोचने का तरीका है जो आपको एक लो रिस्क एंट्री पॉइंट बता देता कि आपका स्टॉप लॉस कम हिट हो और आप 5% के मूव कंसिस्टेंटली खोज पाएँ और कैप्चर कर पाएँ, तो उससे अच्छा कोई ट्रेडिंग सिस्टम बन नहीं सकता। सवाल लेकिन उसमें यही है कि क्या आप अपनी इमोशन कंट्रोल कर पाएंगे, क्या आप वो सिस्टम सोच पाएंगे, बना पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उसमें आप जो 500% वाले में, उसमें दिस इज़ मोर लक, मोर रैंडमनेस देन योर स्किल। तो उसमें अलग प्रॉब्लम है। उसमें आप 10 स्टॉक खरीदेंगे, कहीं एक आध दो करेगा, और गलती से अगर वो भी आपने जल्दी बेच दिया क्योंकि आपको लगा इसने बहुत जल्दी दौड़ लिया बहुत ज़्यादा, तो फिर जो लॉस करा रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं वो तो आपके पास अभी भी हैं, जो एक्चुअली बढ़ रहा है वो आपके पास है नहीं, तो आपका रिटर्न बहुत ख़राब हो जाएंगे। तो सेकंड वाले प्रोसेस में ये प्रॉब्लम है। फर्स्ट वाले प्रोसेस में प्रॉब्लम है 5% वाले में वो कैप्चर करना मुश्किल है। ऐसा नहीं कि वो इम्पॉसिबल है, लेकिन मुश्किल है। 50% वाला एक डिसेंट रेंज है जहाँ पे आप नॉइज़ टू सिग्नल आप मैनेज कर सकते हैं, आप जो है एक डिसेंट प्रोसेस डिज़ाइन कर सकते हैं। बिहेवियरली आप ज़्यादा एप्ट रहेंगे उसमें एक्ट करने के लिए, तो इसलिए हमको वो 50% के अराउंड वाला रेंज पसंद है। 50 का मतलब ये नहीं है कि 40 में कुछ गड़बड़ है या 60 में कुछ गड़बड़ है, दैट इज़ जस्ट जनरल थिंग, राइट। अब उसमें कुछ होंगे स्टॉक जो एक्चुअली 500% भी कर देंगे, विच इज़ गुड, बट अब ऐसा नहीं कि आप 500% ही चेज़ करने जाएंगे। तो ये रही बात बिहेवियर की। तो आपका बिहेवियर मैटर करता है। तो जब ये स्टॉक था, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ कहीं बात की थी, आपने ख़रीदा, तो जब ये 50 DMA पे आया आपको और ख़रीदना चाहिए था, ये 50 DMA पे फिर से आया आपको और ख़रीदना चाहिए था, और जब इस दिन इसने ये अपर सर्किट लगाया, लेकिन ये अपर सर्किट तो बहुत बाद में लगाया, राइट। तो उसके पहले जो है ये जो है आप देखेंगे तो ये 50 DMA के ऊपर आया, और फिर यहाँ पे इसने सर्किट लगाने के पहले, राइट, ये यहाँ से तो गया होगा, राइट। तो उसने नया हाई तो बनाया होगा ना, 52 वीक हाई। तो जब ये 52 वीक हाई नया बनाया होगा, तो अगर आपने अलर्ट डाल रखा है तो आपको यहाँ पे और ऐड करना चाहिए था, आप ऐड कर सकते हैं एटलीस्ट। तो वो तरीके हैं आपको, रात दिन यहाँ पे ख़रीदने के, और फिर है ना यहाँ ये जब आपके फेवर में नहीं जा रहा है तब आप ख़रीद रहे हैं, उससे अच्छा काम ये है। लेकिन ये थोड़ा बिहेवियरली मुश्किल है, क्योंकि इसमें आपको फील होता है कि ये आप ले तो लेंगे यहाँ पे, लेकिन ये अभी एक दिन पहले, 2 दिन पहले तो ये उससे भी महंगा था। अब जब ये उससे भी महंगा था, मतलब उससे सस्ता था, तो आपके पास चांस था कि आप उसको और सस्ते में ख़रीद सकते थे। तो अब जब और सस्ते में ख़रीद सकते थे, तो अभी उसको इतने महंगे में ख़रीदने की क्या ज़रूरत है, नहीं ख़रीदना चाहिए, नहीं, मतलब ऐसा फील होगा आपको। लेकिन आपको ये समझना है कि आप यहाँ ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ आप कोई चीज़ यहाँ कंज्यूम नहीं करना चाहते। तो चूँकि आप ये ट्रेड करना चाहते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप महंगा ख़रीदने से क्या फ़र्क पड़ता है, अगर आप उससे और महंगा बेच सकते हैं तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जब सस्ता ख़रीदने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत खतरा है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आप सस्ता तो ख़रीद रहे हैं, जो प्रीवियस पास्ट में प्राइस था, रिसेंट पास्ट में, उससे तो आप सस्ता खरीद रहे हैं, लेकिन आपको ये कैसे पता कि फ्यूचर में प्राइस उसके ऊपर जाएगा। अब ये भी तो संभव है कि जो और सस्ता है वो और भी सस्ता होता चला जाए, जो कि यहाँ पे हुआ। तो आप यहाँ अगर ख़रीदते रहेंगे तो आपको बहुत दुख होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो सस्ते से और सस्ता होता चला जाएगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी है सस्ते पे ख़रीद के महंगे पे बेचने की, वो सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, रियल लाइफ में करने में वो सबसे मुश्किल है, और पैसे कमाना उसमें बहुत ही मुश्किल काम है अच्छे रिटर्न के साथ। तो अच्छे रिटर्न आप यहाँ पे ख़रीद के और ख़रीद के, है ना, फिर उसको ऊपर जाने के बाद बेच के, वो सबसे अच्छा तरीका है। इसमें बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा आपके नेचर के अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि आप चीज़ें महंगी खरीद रहे होंगे। तो वो आपको थोड़ा सीखने और समझने की ज़रूरत है। तो ये कैप फैक्टर का ध्यान रखें। के फॉर नॉलेज, ए फॉर एनालिसिस, बी फॉर बिहेवियर। बिहेवियर अकाउंट्स फॉर योर मोर देन 67-70% ऑफ रिटर्न्स। जो आपके एनालिसिस है, दैट अकाउंट्स फॉर रफली 20-25% ऑफ योर रिटर्न्स। रेस्ट दैट इज़ 7-8%, दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर नॉलेज इन्फॉर्मेशन। तो वो जो आपका डेटा नॉलेज इन्फॉर्मेशन वाला सेगमेंट है, उससे आपका 10% से भी कम रिटर्न में कंट्रीब्यूशन होता है, जो उससे 3 गुना रिटर्न में कंट्रीब्यूशन होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर एनालिसिस। जो सबसे ज़्यादा रिटर्न आपके आते हैं, वो आते हैं आपके बिहेवियर की वजह से। तो आपको अपने साइकोलॉजी, ट्रेड मैनेजमेंट, उन सब चीज़ों पे, बिहेवियर पे, अपने नेचर पे, टेम्परामेंट पे काम करना चाहिए। तो चलिए आते हैं अब आज के स्टॉक्स जो अच्छे दिख रहे हैं उनकी बात करते हैं। तो जो सबसे पहला स्टॉक है वो है इप्का लैब, और जो हमने 16 जुलाई को बात की थी पहली बार 1770-73 रुपये पे, ठीक है, वहाँ से इसने 40% किया हुआ है।
ये कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि उस दौरान में निफ्टी ने इप्का से बहुत अच्छा किया होगा। ये बड़ा केओटिक चार्ट है, लेकिन अगर आप देखें तो ये राइट, ये काफ़ी ख़राब चार्ट दिखता है। पहले मंथली पे चलते हैं तो थोड़ा सा देखते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चार्ट रहा है, ठीक है। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड में चार्ट रहा है। कोई ट्रेंड लाइन का इसमें, ये काफ़ी अभी स्टीप, इसकी जो स्लोप है वो बढ़ गई है, जो ट्रेंड लाइन का इसमें इधर स्कोप नहीं है। अपर साइड में फिर भी है, अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन का स्कोप तो है यहाँ पे, राइट। एनीवे, सो आप देखेंगे कि ये कभी स्टॉक बहुत सस्ता होता था 5-6 रुपये के, ऑफकोर्स स्प्लिट एडजस्टेड बोनस और वो सब दिया होगा कंपनी, तो वो सबको एडजस्ट करके है इतना कम प्राइस होता था। तो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में अगर चार्ट को देखेंगे इप्का लैब के, तो आपको दिखेगा कि ये जो 2020 वाला फॉल था, इसमें बहुत क्विकली स्टॉक रिकवर कर गया। मतलब अप्रैल में ही उसने नया हाई बना दिया था स्टॉक ने। सो दिस वाज अ गिव अवे सिग्नल कि ये इट कुड डू वेल, राइट। तो आप इसको खरीद सकते थे। ये आप जब कभी भी कोई फॉल आता है तो आपको स्ट्रेंथ देखनी होती है। जो स्टॉक स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, दे आर मोस्ट लाइकली टू बाउंस फर्स्ट एंड दे विल डू वेल, विच इज़ वॉट इट डिड। तो आप यहाँ से खरीद लेते हैं। अच्छा, ये आप देखेंगे तो ये यहाँ पे इसने पीक कर दिया। अब ये इसमें सिग्नल आपको मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये जो वीकली वाला 9 नवंबर वाला वीक है, राइट, इसमें आप अगर देखेंगे तो इसमें बहुत ये 10% से ज़्यादा का ड्रॉप है क्लोजिंग बेसिस पे, और जो वॉल्यूम है दे आर मोर देन डबल ऑफ एवरेज। अच्छा, आप ये बोल सकते हैं कि उसके 2 हफ्ते बाद ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, वो ग्रीन है, बट वो ग्रीन की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइस क्यों नहीं मूव हुआ। आपका वॉल्यूम ग्रांटेड 3 से 4 गुना है एवरेज का, लेकिन 3 से 4 गुना जो एवरेज का वॉल्यूम है, तो ये प्राइस को क्यों नहीं मूव कर पाया। अगर ये प्राइस को मूव करता तो ये जेन्युइन था। अब अगर ये नहीं मूव कर पाया, इसका मतलब ये था कि ये एक्चुअली जो बिग मनी है, इंस्टीट्यूशनल मनी है, दे हैव एक्चुअली सोल्ड द स्टॉक। अच्छा, बाद में कंफर्मेशन मिल भी गया कि वॉट दे डिड वॉज दे एक्चुअली सोल्ड इट। तो उन्होंने वो 2324 में ये बेच दिया, ठीक है, 2400, 2300, 2500 में ये बेच दिया। फिर उसके बाद वापस ये जब ये नीचे आ गया, तो ये वापस 1800 से 2000 ये इस रेंज में ख़रीद लिया, और ये अभी ब्रेकआउट हो गया। तो यहाँ पे ये लेसन नहीं ड्रॉ करना है कि आपको यहाँ बेच के यहाँ ख़रीद लेना था। यहाँ ख़रीदना आपको नहीं है, क्योंकि वो ख़रीद सकते हैं क्योंकि दे हैव बिग मनी, राइट, दे कैन मेक द मूव। तो यू कांट, है ना। तो आप तो तभी खरीदें जब आपको कंफर्मेशन मिल जाए, राइट। तो अगर आपने यहाँ पे भी ख़रीदा होता तो इट वुड हैव बीन लिटिल पेनफुल, क्योंकि उसने बहुत सारा टाइम बर्बाद किया। लेकिन फाइनली नाउ इट इज़ आउट ऑफ द वुड्स। सो उसने अभी ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे दिया वीकली बेसिस पे। वॉल्यूम्स आर डिसेंट, लाइक एवरेज वॉल्यूम्स, है ना। लेकिन ये एवरेज वॉल्यूम्स एक्चुअली, ये जो एवरेज है 50 डे का, वो हाई क्यों है? 50 वीक है एक्चुअली ये। वो हाई इसलिए क्योंकि ये जो बड़े बार्स हैं ना, दे आर ऑल्सो कमिंग इन टू दिस एवरेज। इसलिए ऐसा लग रहा है कि ऑप्टिकली ऐसा लग रहा है कि एवरेज वॉल्यूम यहाँ पे कम है। बट इफ़ आई गो टू द डेली टाइम फ्रेम, यू विल सी कि दिस इज़ नॉट रियली करेक्ट, राइट। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको दिखेगा, ये देखिए, ये जो एवरेज है, राइट, उससे काफ़ी ऊपर वॉल्यूम रहा है जब ये ब्रेकआउट हुए हैं। तो ये एक अच्छी बात है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा लंबा सा बेस रहा है ना। ये अक्टूबर से आप देख लीजिए, इसको करीब 10 महीने हो गए, 9-10 महीने से ये स्टॉक ने कुछ नहीं किया। अभी ये ब्रेकआउट कर रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से इसमें अच्छा स्कोप है, यहाँ से स्टॉक जो है अच्छा कर सकता है। अब ये देखिए, अब ये कोई नहीं जानता है कि अभी गिरेगा तो अभी क्या ये वापस से 2380 पहुँच जाएगा, नो बडी नोज। तो अभी आपको इसमें स्टॉप लॉस तो रखना पड़ेगा, नो 12-15% का रखना पड़ेगा, ताकि आप ट्रेड से बाहर ना फेंक दिया जाए। अगर आप वो मैनेज कर लेते हैं तो बाकी चीज़ें यहाँ आपकी अच्छी हो जाएंगी। अच्छा, अगर आप इप्का लैब के बारे में देखेंगे तो ये 1949 में कंपनी बनी थी। ये भारत की शायद फॉर्मुलेशन में अगर आप देखेंगे तो 19वीं सबसे बड़ी कंपनी है। इनके 350 से ज़्यादा फॉर्मुलेशन हैं, 80 API हैं। मेनली अगर आप देखेंगे तो ये पेन, ना, रिमेटोलॉजी, एंटी मलेरियल्स, हेयर केयर, है ना, इसमें ये इनका प्रोडक्ट्स जो है काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर रखते हैं। अच्छा, API क्या होता है और फॉर्मुलेशन क्या होता है, ये सब की थोड़ी बात कर लेते हैं, डेफिनेशंस। तो
एपीआई होता है कि आपका जो एक्टिव पोर्शन है ना दवा में, जो काम करता है, जो असर दिखाता है। जैसे पैरासीटामॉल है तो पूरा जो आपका वो क्या बोलते हैं टैबलेट है, वो पूरे में टैबलेट में आपको एक्चुअली पैरासीटामॉल नहीं है, राइट। पैरासीटामॉल उसमें है ना 200 mg 650 mg या जो भी है वो उसका स्ट्रेंथ, तो वो 650 mg वो पूरा टैबलेट उतना बड़ा नहीं बढ़ेगा बनेगा 650 mg में, वो काफ़ी छोटा रहेगा। तो उसमें आप एपीआई रखते हैं प्लस एक बेस मटेरियल रखते हैं, राइट। उसको एक्सिपिएंट बोलते हैं। तो वो जो बेस मटेरियल है दैट इज़ जस्ट टू मेक द साइज़ प्रॉपर, और वो सब के लिए उसका कोई केमिकल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपकी बॉडी पे। तो जो केमिकल इम्पैक्ट डालने वाली चीज़ है दैट इज़ पैरासीटामॉल, राइट। तो पैरासीटामॉल एपीआई और प्लस एक्सिपिएंट, राइट, जिसको बेस मटेरियल आप बोल सकते हैं आसान भाषा में। तो वो एपीआई बनाने का ये 80 एपीआई बनाते हैं। अब इस एपीआई को जब आप उस पैरासीटामॉल के साथ मतलब पैरासीटामॉल की जो एपीआई है उसको बेस मटेरियल के साथ आपने मिक्स कर लिया, तो उसके बाद जो बन के तैयार होता है यू कैन कॉल इट फॉर्मुलेशन, है ना, क्योंकि वो आपने बेस मटेरियल के साथ मिला लिया है। फाइनली जब उसको आप टैबलेट फॉर्म में अलग अलग कर देते हैं या जो भी आपका तरीका है उसको बनाने का, तो उसको आप बोलते हैं फाइनली जब वो डोसेस फॉर्म में, जिसको आप एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं, राइट। कैप्सूल है तो आप खा सकते हैं, टैबलेट है तो आप खा सकते हैं, उस फॉर्म में जब आप उसको पहुंचा देते हैं उसको बोलते हैं फिनिश्ड डोसेस फॉर्म, एफडीएफ, है ना। तो पहला होता है एपीआई, और एपीआई के पहले भी होता है ना कि सब्सटेंस मटेरियल, केएसएम, है ना, जो की रॉ मटेरियल है आपका, जिससे आप एपीआई बनाते हैं। फिर उस एपीआई से आप जाते हैं फॉर्मुलेशन में, फिर फॉर्मुलेशन से आप जाते हैं एफडीएफ पे, फिनिश्ड डोसेस फॉर्म। तो जो हम देखते हैं एज ए कंज्यूमर, राइट, पेशेंट को जो दवा दी जाती है वो होता है एफडीएफ, ठीक है। तो ये है, तो ये मेनली एपीआई और फॉर्मुलेशन की कंपनी है, राइट। ये 6 कॉन्टिनेंट में है, 120 से ज़्यादा देशों में जो है सप्लाई करते हैं दवाइयाँ। अगर आप देखेंगे तो इनका मेन जो कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू का वो यूरोप से आता है, यूरोप से 30% के अराउंड आता है। अमेरिका इफ़ यू लुक एट इट वो कुछ 20% आता है। एशिया में भी इनका सिग्निफिकेंट पोर्शन है 18% के अराउंड, और अफ्रीका में कुछ 15-16% के अराउंड है। ये मेनली एक्सपोर्ट की कंपनी है। अब मेनली का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप ये कहते हैं 90%, राइट, मतलब मेनली का मतलब यहाँ पे ये है कि मोर देन 50%। तो 50-53% इनका जो रेवेन्यू है वो आता है एक्सपोर्ट से, बाकी 48-47% के अराउंड जो रेवेन्यू है वो आता है इनका भारत से ही। तो ये हुआ इप्का लैब। अच्छा, इप्का मतलब ये बहुत ही फेमस स्टॉक है, तो मतलब इसके बारे में ज़्यादा ऐसा कुछ देख लेते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ बात करने के लिए एज सच है नहीं। ये बड़ा आप ये कह सकते हैं सेफ हैवन काइंड ऑफ स्टॉक है। तो आप ये देखेंगे तो डेली में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा ये मार्केट वीक थी, बट स्टॉक में कोई खास वीकनेस आई नहीं है ना, क्योंकि ये थोड़ा सेफ टाइप का स्टॉक है। 30,000-32,000 करोड़ का मार्केट कैप है, राइट। तो अब इसमें ज़्यादा वैसा कुछ आप ये नहीं कह सकते कि कुछ बहुत छोटी कंपनी है गायब हो जाएगी, कुछ नहीं होगा ऐसा, राइट। आप इसका डेट टू इक्विटी देखेंगे तो वो भी काफ़ी लो है। पी इनका जनरली वो 28 के अराउंड रहा है लास्ट 10 साल का। अच्छा, 10 साल में तो ये कंपनी पहले बहुत छोटी भी रही होगी। तो अगर जब बहुत छोटी थी कंपनी तब अगर मार्केट वॉज विलिंग टू गिव इट हायर पी, इसका मतलब है कि अभी तो ये ज़्यादा प्रूवन मैनेजमेंट है, ज़्यादा प्रूवन बिजनेस है, तो साइज़ बड़ा हो गया, तो यू कैन एक्चुअली गिव इट सम प्रीमियम वैल्यूएशन, ठीक है। वैल्यूएशन इज़ बाय द वे आर्ट। तो इसमें ज़्यादा आपको रिजिड नहीं होना है। तो ये 32 पी इट इज़ नॉट रियली आउट ऑफ द वैक कि आप ये बोल दें कि कुछ बहुत प्रॉब्लम है। मार्केट कैप टू सेल्स ही बहुत लोग बात करना पसंद करते हैं। इट्स लेस देन 6 करेंटली, राइट। तो यहाँ पे पी अगर हम देखेंगे तो पी आपको दिखेगा ये, मतलब ये 2017-18 की जो बुल रन होती थी तब इसका पी 50 के अराउंड होता था। अभी जो है 32 के अराउंड है। तो इट कुड गेट री रेटेड फर्दर। जो अभी इनकी सेल्स है ये हाईएस्ट एवर सेल्स इन्होंने पोस्ट की है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 20% के अराउंड है, राइट। तो अच्छा, ये जो 30 जून 2020 वाला क्वार्टर है उसमें तो 29% के अराउंड है फॉर सम रीज़न। तो शायद वो कुछ रॉ मटेरियल के प्राइसेस की वजह से होगा, मार्जिन वो सस्टेन नहीं कर पाए और वट एवर। सो ब्रॉडर पिक्चर आपको समझ में आ रही कि कंसिस्टेंटली ग्रोइंग कंपनी है, डिसेंट मार्जिन है, दे आर नॉट वाइल्डली फ्लक्चुएटिंग। इसका मतलब ये कि दे आर नॉट प्राइस टेकर, वो एक्चुअली प्राइस डिसाइड करते हैं जिनको वो सेल करते हैं दवाइयाँ, राइट। तो आप ये बोल सकते हैं। तो अभी इनका देखें ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 38% था, राइट। ये अगर हम देखते हैं एक्सपेंस अगर ओपन करेंगे तो शायद दिख जाएगा, ये देखिए ये 28% था रॉ मटेरियल की कॉस्ट, राइट।
फिर ये 32% 36% हो गई। तो ये इसका जो ये रॉ मटेरियल कॉस्ट में जंप हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से ऐसा हुआ। और ये थोड़ा सा इसका भी इम्पैक्ट पड़ गया। अच्छा, इसका इम्पैक्ट एक्चुअली पड़ा नहीं है ये, अगर आप एम्प्लॉय कॉस्ट देख रहे हैं तो देखिए जनरली जो कंपनी में एम्प्लॉयज़ होते हैं दे आर मोर और लेस सेम, और थोड़े बहुत बढ़ते हैं अगर ग्रोथ हो रही है बिजनेस में। लेकिन जो कि यहाँ सेल्स टेम्परेली फॉर सम रीज़न वो नीचे चली गई, तो अब सेल्स नीचे चली गई, लेकिन एम्प्लॉय तो आपके यहाँ अभी भी काम करते हैं उतने ही, तो उनको सैलरी तो उतनी ही देनी है, तो उसकी वजह से ये परसेंटेज इंक्रीज़ हो गया। सो यू शुडंट रियली थिंक टू मच अबाउट दिस पार्ट। बट अच्छा, ये एक साल में एक्चुअली कई एम्प्लॉय उन्होंने ज़्यादा हायर किए होंगे, कई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स है ना, एमआर जिसे बोलते हैं, इनके पास करीब 4,000 से ऊपर एमआर होंगे अभी। तो उनकी वजह से ये थोड़ा बहुत ग्रोथ, ये जो ना एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो ग्रो कर गई होगी, जिसकी वजह से परसेंटेज थोड़ा बढ़ गया। अदरवाइज़ ये मोस्टली रॉ मटेरियल कॉस्ट की वजह से ऐसा हुआ था, जिसका इम्पैक्ट पड़ गया था, राइट। तो अभी अगर आप देखेंगे तो ये इनका प्रॉफिट्स कभी यहाँ पे आप देखेंगे 2017 में भी 200 करोड़ प्रॉफिट होता था। अभी कितना साल हुआ, 5 साल हुआ, राइट, 5 गुना इन्होंने प्रॉफिट कर दिया। तो 15 रुपये EPS होता था, 15.5 रुपये, अभी वो 80 के अराउंड पहुँच गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा बढ़िया बिजनेस है। आप देखिए ये नंबर्स आपको दिख रहे होंगे। तो इसमें और कुछ बात करने के लिए है नहीं। करंट वर्क इन प्रोग्रेस आप कह सकते हैं 10% से ये जो है कैपेसिटी इन्हांस करने जा रहे हैं, ठीक है। 235 करोड़ रुपए के कैपेक्स चल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ऐड कर देगा। ROC वगैरह ये सब नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। जनरली आप पैसा, सबसे अच्छा पैसा बनता है ये जब ये 5, 9, 10% होता था, फिर यहाँ से जब ये 30% होता है ना, तो इस फेज़ में जो ये ट्रांजिशन होता है वहाँ पे बहुत अच्छा पैसा बनता है। अच्छा, ये जज करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा बिजनेस एक्चुअली सक्सेसफुली टर्न अराउंड हो जाएगा और कौन सा नहीं हो पाएगा। तो ये जज करने के लिए आपको मार्केट का सहारा लेना चाहिए। तो अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे, अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो आप ये देखिए, ये स्टॉक जो है इसने हाई बनाया था 2014 में, 900 रुपये पे पीक हो गया था, राइट। तो यहाँ पे इसने एक बार ये ब्रेकआउट दिया 2019 में, बट वहाँ से ये फिर रीटेस्ट कर दिया और फिर दोबारा से ऊपर आया। तो ये रीटेस्ट आप खरीद सकते थे फॉर 2 रीजन्स। वन, इट इज़ रीटेस्ट, सो इट विल एक्ट एज सपोर्ट। 2, ये 200 DMA के बहुत करीब था अक्टूबर 2019 में, वहाँ पे 900 रुपये का था। उसके बाद से आप देख लीजिए 900 का स्टॉक जो है अभी 2500 रुपये के आसपास पहुँच गया। तो अब चूँकि ये फेयरली लार्ज साइज़ का बिजनेस है, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि 1 आध साल में 2 साल में वो 5-10 गुना हो जाएगा। दैट इज़ हार्ड टू कम बाय। प्रोमोटर्स के पास स्टेक ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, थोड़ी बहुत बढ़ गई है। अगर आप ये देखेंगे तो सितंबर से दिसंबर क्वार्टर में FIIs की स्टेक बहुत तेज़ी से बढ़ गई है, राइट। बट लेकिन अगर आप वो क्लोजली एग्जामिन करेंगे तो एक्चुअली DIIs की स्टेक है जो थोड़ी घट गई और वो FIIs में चली गई, क्योंकि जितना पब्लिक के पास था दैट इज़ मोर लेस स्टिल सेम, राइट। थोड़ा सा घटा है, ऐसा नहीं, 2% का डिफरेंस पड़ा है। बट एक बात तो आप ये बोल सकते हैं कि पब्लिक के पास कंटिन्यूसली जो इनकी स्टेक है घटती जा रही है ना, तो मोर एंड मोर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर बाइंग द स्टेक इन द कंपनी। तो जो फ्लोट है, फ्री फ्लोट, वो घटता जा रहा है। उसकी वजह से ये स्टॉक you can say कि it will continue to command the premium valuations, so to speak. So ये रहा हमारा पहला स्टॉक इप्का लैब, which is looking good. You can buy it around 2400 तक आप इसको ख़रीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब ये अगर आप देखें तो ये 2500 के आसपास चल रहा है, 2525 के आसपास, राइट। तो आप ये कह सकते हैं कि ये आपको अगर 2400 तक डीप आता है तो यू कैन ईजिली बाई इट एंड then have 15% of stop loss. Just ensure that you are not thrown out of the trade. These are high likelihood but not so great returns. मतलब they'll give more than market, but don't expect कि यहाँ पे 20 दिन में वो एक्चुअली स्टॉक जो है डबल हो जाएगा या 50% हो जाएगा। दैट इज़ हार्ड। अच्छा, वो हो जाता है तो आपको खुशी होनी चाहिए, बट डोंट एक्सपेक्ट कि ऐसा होगा। दूसरा स्टॉक जो हम बात करने जा रहे हैं वो है एस्टर DM। तो अच्छा, एस्टर DM ये हमने टेलीग्राम पे ऑलरेडी डिस्कस किया है। भाई, तो अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ आप जो है ज्वाइन कर लें, तो उससे आपका फ़ायदा हो जाएगा। वो कैसे कर सकते हैं, आप ट्विटर में जाइए, जैसे अभी हम आए हैं, और फिर ये आप ये जो हमारी प्रोफाइल पे लिंक दिया हुआ है, लिंक ट्री, राइट।
तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, है ना, टेलीग्राम ग्रुप, स्टॉक पे चर्चा, ट्विटर, राइट। यहाँ पे आपको सारा यूट्यूब, वेबसाइट, इंस्टाग्राम सब कुछ मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे जाके अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपका जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, आपको डिस्कशन, वो सब में आप पार्ट ले पाएंगे, तो आपकी चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएंगी, राइट। तो एस्टर डीएम हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। अब यहाँ पे बात करते हैं एस्टर डीएम। तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स की बात करते हैं कि एस्टर डीएम बेसिकली हॉस्पिटल बिजनेस में दे आर एक्चुअली हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर। इट वुड बी रॉन्ग टू से कि दे आर इनटू ओनली हॉस्पिटल बिजनेस। तो आपने देखा होगा कि पिछले 4-6 महीने में, ये कह सकते हैं 4-6 महीने के, एक साल में अगर आप बोलें तो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस रही है। हेल्थ केयर सर्विसेज में काफ़ी ध्यान गया है, इंडिविजुअल का ध्यान रहा है, कोरोना आने की वजह से गवर्नमेंट का ध्यान रहा है। तो सोसाइटी एज अ होल, एवरीबडी इज़ फोकस्ड ऑन हेल्थ केयर, राइट। अपने अपने लेवल पे लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो हेल्थ केयर सर्विसेज के स्टॉक्स जो हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक्स, राइट, API कंपनीज, दे हैव बीन डूइंग वेल। उसकी वजह वही है। तो अगर आप देखेंगे तो ये एस्टर डीएम की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें बिफोर वी लुक इनटू द चार्ट, तो एस्टर डीएम के पास कुछ 3,000 डॉक्टर हैं, 6,000 से 6300 करीब नर्सेज हैं, 10,000 से ज़्यादा और एम्प्लॉयज़ हैं। क्योंकि आप सिर्फ डॉक्टर नर्स से तो हॉस्पिटल नहीं चला सकते ना, आपको सपोर्ट स्टाफ भी तो चाहिए हॉस्पिटल में, क्लीनिंग के लिए, बाकी तमाम तरह के काम हैं। तो वो सब चीज़ें, और ये जो आउटसोर्स करते हैं उसमें भी करीब 2,500 लोगों को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, राइट। तो ये काफ़ी बड़ा आप ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें करीब 22,000-23,000 लोग काम करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली मिल रहा है। ये कंपनी एस्टर डीएम एक्चुअली ये कह सकते हैं कि इनकी 2 मार्केट है। तो ये इंडिया बेस्ड कंपनी है, लेकिन जो इनका मेन बिजनेस है, जो मेन पैसा आता है वो आता है गल्फ़ से, है ना। तो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल, GCC करके एक ग्रुप ऑफ द कंट्रीज़ है ना मिडिल ईस्ट में। तो उसमें कुछ UAE आता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान आता है, कतर आता है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, राइट। तो ये सब कंट्रीज़ हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इनका जो बिजनेस है वो मोस्टली, आप ब्रॉडली अगर क्लासीफाई करना चाहें तो वो 3 डिवीज़न में है। तो फर्स्ट इज़ हॉस्पिटल्स, फिर दूसरा अगर आप देखेंगे तो क्लिनिक्स, फिर तीसरा अगर आप देखेंगे तो फार्मेसीज़, राइट। तो हॉस्पिटल्स में अगर आप देखेंगे तो इनके पास करीब आज की डेट में 26 हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें से 13 हॉस्पिटल इनके GCC रीजन में है और 13 हॉस्पिटल इनके इंडिया में है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो टोटल इनकी बेड की कैपेसिटी, मतलब GCC प्लस इंडिया, वो 5,000 बेड के आसपास में है। लेकिन जो इनका इंक्रीमेंटली अब फोकस है वो शिफ्ट हो गया है GCC टू इंडिया। तो इंडिया में ये नए 5 हॉस्पिटल खोलने के प्रयास कर रहे हैं और GCC रीजन में 3 कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जो इंक्रीमेंटली इनका फोकस है, तो 13-5 वो 18 हॉस्पिटल हो जाएंगे इंडिया में, और 13-3-16 जो है GCC में बचेंगे। तो इवेंचुअली द शिफ्ट इज़ मूविंग टुवर्ड्स इंडिया फ्रॉम GCC। और फिर अगर आप इनका क्लिनिक्स देखेंगे तो कुछ इनके पास 115 के करीब क्लिनिक हैं, जिसमें से 106 GCC में हैं और 9 जो हैं इंडिया में। तो क्लिनिक्स में बाय एंड लार्ज दे आर एक्चुअली GCC फोकस्ड कंपनी सो फार। फार्मेसीज़ अगर आप देखेंगे तो 225 फार्मेसीज़ ये रन करते हैं, लेकिन वो सारी GCC में, इंडिया में एक भी फार्मेसी नहीं है। तो हॉस्पिटल्स में यू कैन से कि दे आर इनटू इन बिग वे इन इंडिया। अब अगर आप इनका रेवेन्यू अगर देखेंगे तो रेवेन्यू इनका कुछ 80%, मोर देन 80% आता है GCC से, सिर्फ 20% आता है इंडिया से। तो अब ये कोई गलत बात नहीं है, आप ऐसा नहीं सोचे कि लगभग ऑलमोस्ट बराबर हॉस्पिटल, तो ऐसे कैसे हो रहा है, क्योंकि बराबर हॉस्पिटल के साथ आपको ये भी तो देखना है कि जो क्लिनिक्स और फार्मेसीज है दे आर ओनली इन GCC, है ना। तो आपको वो भी समझने की ज़रूरत है, तो वो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप देखें तो इनका अगर हॉस्पिटल, क्लिनिक और फार्मेसी में अगर आप इनका रेवेन्यू डिवाइड करें तो 55-54% के करीब वो हॉस्पिटल से आता है रेवेन्यू, 24% फार्मेसी से आता है और 22% करीब क्लिनिक से आता है। अब लेकिन अगर आप इनका GCC का जो हॉस्पिटल का मॉडल है वो समझने की कोशिश करें तो मोस्टली दे आर लीज्ड प्रॉपर्टीज़, राइट। तो जो इनका ऑपरेशन, जो वहाँ पे जो बिजनेस मॉडल है, इट इज़ नॉट वेरी कैपिटल इंटेंसिव। बट इंडिया में एक्चुअली इन्होंने खुद ही ज़मीन खरीदा है, सब कुछ खुद ही का किया है, तो वो ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव काम कर रहे हैं इंडिया में।
तो इंडिया में इनकी जो कैपिटल है हॉस्पिटल्स खोलने में वो ज़्यादा लग रही है, उसकी वजह से शुरू में वो आप ये कह सकते हैं कि जो रिटर्न रेशियोज़ हैं दे विल बी बैड, दे आर एक्चुअली बैड। तो अगर आप जीसीसी में हॉस्पिटल्स का ROC देखेंगे तो 25% के आसपास है, लेकिन इंडिया में सिर्फ 6% के करीब है। तो ये रहा कुछ बिजनेस ओवरव्यू एस्टर डीएम का। आप थोड़ा सा चार्ट के बारे में देखते हैं। तो पहले तो मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं और फिर आते हैं। तो मंथली में अगर आप देखेंगे तो अभी वैसे अगस्त का मंथ क्लोज नहीं होती, दिस कैंडल इज़ येट टू बी क्लोज, बट बाय ऑल मीन्स है ना, ये जो वॉल्यूम्स है दे आर टेलिंग समथिंग एंड दे आर सेइंग कि यू नो मतलब सम बिग मनी हैज़ गॉट इनटू दिस स्टॉक आइडिया। तो यहाँ से ये काफ़ी अच्छा कर सकता है, राइट। अगर आप ये सिंपल देखेंगे तो ये आप ये कह सकते हैं कि ये उल्टा सिर है और ये कंधा है, ये एक दूसरा कंधा है ना, तो ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। वैसे उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आपको ज़्यादा नाम वाम पे दिमाग लगाना नहीं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये वीक तो कंप्लीट हो गया, राइट। तो वीकली में अगर आप देखेंगे तो ये पिछले 2018 अक्टूबर से, राइट, सितंबर से, अक्टूबर से अगर आप देखेंगे तो 2018 से ये हाईएस्ट एवर वीकली क्लोज है, ठीक है। अब मंथ चूँकि अभी क्लोज नहीं हुआ तो विल हैव टू वेट एंड सी, और मोस्ट लाइकली ये इट विल बी एबल टू क्लोज अबव ऑल ऑफ दिस। तो इसके बाद ये ब्लू स्काई जोन, वर्जिन टेरिटरी मिल जाएगी स्टॉक को, और स्टॉक have no overhead resistance, no supply, तो it can do really well from here। तो ये अगर आप देखेंगे तो अच्छा, ये बड़ा सिंपल आप ट्रेंड लाइन वाला कंसेप्ट आप लगा सकते हैं क्या यहाँ पे, नहीं ये 2 पॉइंट तो मैच कर रहा है, ये यहाँ पे भी कर सकते हैं, राइट। तो ये जो ये सेल ऑफ आया था, यू कुड हैव एक्चुअली बॉट इट, है ना, 145 के अराउंड, 50 के अराउंड, यू कुड हैव एक्चुअली बॉट इट। लेकिन अब ये बाद में देख के आसान लगता है, उस टाइम थोड़ा दिमाग आपका, आप बहुत डरे हुए होता है, शायद उस टाइम खरीदना मुश्किल होता है। तो आप सीधे सीधे नॉर्मल प्राइस सेक्शन से भी आप चीज़ें कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इसको थोड़ा सा डेली में देखें तो हमको क्या दिखाई देता है कि ये नवंबर में लास्ट ईयर इसने अटेम्प्ट किया था, ये आप देखें 180 के आसपास में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, बट इट फेल फॉर सम रीज़न, है ना। और फिर ये एक बार इसने 50 DA में ब्रेक किया, फिर ऊपर आने की कोशिश की, नहीं कर पाया, फिर 200 DA में ब्रेक किया, ऊपर आने की कोशिश की, तो आया बट वो सर्वाइव नहीं कर पाया, फिर नीचे आया और फिर अल्टीमेटली ऊपर आ गया। और फिर स्लो और ये आप कह सकते हैं बड़ी पेनफुल रिकवरी पे स्टॉक जो है यहाँ से चला गया, ठीक है। तो आप ये देखें, ये एक बढ़िया सा इसने बेस बनाने की कोशिश की और धीरे धीरे करके 50 DA में और 200 DA में दे स्टार्टेड इंचिंग अप। जब ये पहली बार 200 DA के ऊपर आता है, यू कैन से एक्चुअली कि इट इज़ अ गुड यंग स्टॉक, देयर यू कैन एक्चुअली बाई, दीज आर वेरी लो रिस्क एंट्री पॉइंट। बट बाय द वे तब वो काफ़ी स्केरी सिचुएशन होती है, तो इट इज़ एक्चुअली हार्ड टू एग्जीक्यूट सच काइंड ऑफ ट्रेड्स। बट यहाँ पे आप देखें तो ये काफ़ी अच्छा है। अब ये रीज़न अगर आप देखेंगे तो इसमें हो क्या रहा है, ये बड़ा मूव आता है, फिर थोड़े छोटे छोटे ग्रीन रेड कैंडल आते हैं स्मॉल वॉल्यूम से, फिर बड़ा ग्रीन कैंडल आते हैं अच्छा वॉल्यूम से, फिर ये बेसिकली क्या है, दीज आर एक्चुअली स्मार्ट मनी, बिग मनी बाइंग, है ना, एंड देन दे आर जस्ट वेटिंग फॉर स्टॉक टू कूल ऑफ सो दैट दे कैन बाई इट अगेन। तो ये करते रहे, एट सम पॉइंट इन टाइम वो फिर फ्लोट काफ़ी कम हो जाता है, तो स्टॉक हैज़ टू एक्चुअली रन। तो ये यहाँ पे यही हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि ये यहाँ से काफ़ी अच्छा मूव कर सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि यू स्टार्ट गोइंग एंड चेजिंग देयर। तो अब चेज़ करना है तो यू विल हैव टू एक्चुअली डिफाइन द बाउंड्रीज़ कि आप कब चेज़ करेंगे। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से सो इट ओपनड 183, राइट। तो अभी 183 के ऊपर तो इसने क्लोजिंग दे दी, राइट। तो अब ये सब तो ख़त्म हो गया, अब तो बचा क्या अल्टीमेट, जो ये आप ये कह सकते हैं कि ये 194 के अराउंड है ना, 193.8। तो 194 195 के ऊपर जब ये क्लोज देगा, यू कैन एक्चुअली गो लॉन्ग इन डिसेंट अमाउंट, क्योंकि तब आप ये बोल सकते हैं कन्फर्मेशन आ गया। एंड दीज वॉल्यूम्स आर लाइक सो ह्यूज, so they are telling you that the run has just started, so you can actually अब ये वो फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग वाले अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग आप कर सकते थे, यहाँ पे ख़रीद लिया 160 वाट पे, फिर बेच दिया 200 के राउंड में, दैट्स इफ़ यू हैव दैट एबिलिटी आप कर सकते हैं। बट जनरली दैट इज़ नॉट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन की वजह से आप देखते हैं कि जो प्राइस है उसका एक्शन कह क्या रहा है, फिर उसमें अगर कुछ फेवरेबल ट्रेड दिखता है तो वो लेके हम चलें आगे और करें अच्छा, ये हमारी समझ रहती है, सोच रहती है, तो उसके हिसाब से हमें चलना होता है। सो दिस इज़ अबाउट एस्टर डीएम। आपको स्टॉप लॉस रखना है तो वही 15% का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं हमेशा, दैट इज़ व्हाट वी लाइक। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, चूज़ कर लें, इसमें कोई वो नहीं है। यहाँ पे आप
चीज़ें सीखने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं। अगर आपको ज़्यादा लगता है कि नहीं हमको जो है थोड़ा सा और चाहिए इस ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ें समझना है, सीखना है, तो हमारे ये मेंबरशिप का भी है, ये वेबसाइट है ना, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं। ये एक्चुअली फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ ओपन होता है। तो ये अगस्त चला गया, अब सितंबर में 1 तारीख को ये ओपन होगा 24 घंटे के लिए। यू कैन एक्चुअली टेक 6 months और 2 years मेम्बरशिप एंड यू कैन एक्चुअली लर्न देयर। अच्छा, अगर आपको ये लगता है कि इसकी डिटेल्स कहाँ हैं और डिटेल्स आपको चाहिए, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसका लिंक जो है, आप जैसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पे आएंगे, तो आपको जैसे ही होम पे आप आएंगे तो आपको वो तुरंत दिख जाएगा ये वीडियो, राइट, ये भारती निवेशक प्रो, राइट, ये हाफ एन आवर वीडियो है। दिस एक्सप्लेन्स प्रीटी मच एवरीथिंग। आपको जो है यहाँ पे पता चल जाएगी कि आपको क्या डिटेल्स हैं, क्या आपको उसमें एक्सपेक्टेशन हो सकती है और क्या कैसे तरीके से होगा, वो सब आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये मेंबरशिप के लिए है, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी लिंक मेंबरशिप के लिए। वो लेकिन ओपन 1 सितंबर को ही होगी। और कोई आपको कोई सवाल है तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन ईमेल और टेलीग्राम और ट्विटर। ऑलराइट, सो लेट्स गो बैक। सो दिस इज़ एक्चुअली अ बिग बेट है ना, तो आप इसमें कुछ छोटे 15-20%, 10% के रिवॉर्ड को लेके ना जाएं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है यहाँ पे। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। एबीबी इंडिया, पहले इसके हम जो है चार्ट देख लेते हैं एंड देन विल टॉक अबाउट सम बेसिक्स ऑफ बिजनेस। तो एबीबी इंडिया अगर आप देखेंगे तो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, राइट। तो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो गया है, अब ये यू कैन से कि रीटेस्ट है। सो मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स इफ दे आर फ्रॉम नॉन कमोडिटी स्पेस है ना, साइक्लिकल हो सकते हैं, दैट्स ऑल राइट। साइक्लिकल तो लाइफ में सब कुछ है, लेकिन कमोडिटी नहीं हो आउट राइटली, और मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो तो यू कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट कि काफ़ी अच्छा हो सकता है वहाँ पे। अगर आप ये देखेंगे तो बहुत अच्छा फरवरी 2021 का जो लेवल था, हाई था, वो इसने अभी रीटेस्ट किया और अभी ये 50 DMA के ऊपर बैठा हुआ। इट इज़ क्वाइट अ लो रिस्क एंट्री पॉइंट सो टू स्पीक। एंड यू कैन सी कि जब ये फॉल हुआ, ये कंसोलिडेशन हो रहा है, दिस इज़ ऑन वेरी लो वॉल्यूम्स। तो इसके पहले जो ये ना ग्रीन कैंडल्स है, यू कैन सी कि दे आर फ्रॉम दे आर विद डिसेंट वॉल्यूम्स। सो दैट इज़ व्हाट यू वांट इन बुलिश सेटअप। तो अगर आप एबीबी इंडिया अगर आप देखें तो इट इज़ बेसिकली अ स्वीडिश कंपनी, राइट। तो स्वीडिश कंपनी एबीबी है, उसकी ये इंडियन सब्सिडरी है। ये आप देख रहे हैं ना, एबीबी नॉर्डन होल्डिंग, एबीबी एशिया ब्राउन बावरी लिमिटेड, राइट। सो एबीबी के अगर बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें तो ये करते क्या हैं, तो ये हमको थोड़ा अगर समझना है। तो इनका बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 3-4 मेजर फोकस है। इलेक्ट्रिफिकेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाते हैं, रोबोटिक्स और मोशन उसमें काम करते हैं, ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में काम कर सकते हैं, जो आप कहते हैं कि कह सकते हैं कि थोड़ा सा सिमिलर है, बट यू कैन क्लासीफाई इट सेपरेटली ऑल्सो। और फिर अल्टीमेटली दे यूज टू हैव पावर ग्रिड का बिजनेस है ना। तो पावर ग्रिड वाला बिजनेस जो है इन्होंने डिमर्ज कर दिया। पहले इनका प्लान था वो हिताची को बेचेंगे, आई एम नॉट श्योर कि वो एक्चुअली डील हो पाई है नहीं, बट इन्होंने एटलीस्ट डिमर्ज कर दिया। तो वो पावर इंडिया करके एक टिकर है ना, एबीबी पावर। अगर आप यहाँ पे एबीबी टाइप करेंगे तो आपको वो नाम एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, ये देख रहे हैं आप, एबीबी पावर प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम्स है ना। सो ये एक्चुअली डिमर्ज बिजनेस है, बट यू कैन इग्नोर दैट, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट बिजनेस। तो अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोडक्ट्स में आता क्या क्या इनके पास, और वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। ये नाम से ऐसा लगता है कि कुछ ओल्ड स्कूल बिजनेस होगा और पता नहीं कुछ इसमें कुछ खास नहीं होगा और ऐसा, बट क्या वाकई में ऐसा है या नहीं है, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो जो इनका इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोडक्ट्स है उसमें आता क्या क्या, सोलर इन्वर्टर, राइट, ईवी टर्बो चार्जिंग, डेटा सेंटर मैनेजमेंट, स्मार्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन, डिजिटल पावर मॉनिटरिंग। तो आपने देखा होगा कि ये आजकल गवर्नमेंट का फोकस रहा है काफ़ी रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में, तो सोलर इन्वर्टर वहाँ पे आता है, फिट होता है उस स्कीम में। ईवी टर्बो चार्जिंग, तो इनकी जो चार्जिंग है एटलीस्ट 1 आध साल पहले आई रिमेंबर रीडिंग दिस कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ईवी चार्जिंग सिस्टम इन्होंने डिज़ाइन किया था। उसमें बेसिकली 8 मिनट में 200 किलोमीटर चल जाए ऐसा चार्ज करने का सिस्टम इन्होंने डिज़ाइन किया था। अभी हो सकता है किसी और ने ये रिकॉर्ड बीट कर दिया या इन्होंने इम्प्रूव कर दिया हो, तो वो आप गूगल करके पता कर सकते हैं। डेटा सेंटर मैनेजमेंट, जैसे आपने देखा है कि अभी करेंटली इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है, और गोइंग अहेड जैसे 4G से हम 5G में ट्रांजिशन करेंगे तो डेटा और ज़्यादा मतलब एक्सपोनेंशियल रेट पे बढ़ेगा।
तो वो सारा डेटा आपको स्टोर भी तो करना पड़ेगा, उसके लिए आपको डेटा सेंटर्स चाहिए। तो डेटा सेंटर्स में आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम चाहिए होते हैं, पावर के लिए और ऑटोमेशन सिक्योरिटी के लिए, राइट। तो ये जो सिस्टम चाहिए वो सिस्टम प्रोवाइड करता है एबीबी, ठीक है। तो एबीबी इंडिया वो काम भी देखता है। तो आप ये कह सकते हैं कि फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में इनका है हाथ। अच्छा, इसमें से ज़्यादा कितना परसेंट रेवेन्यू आता है दैट इज़ नॉट रियली हाई, बट स्कोप है वहाँ पे काफ़ी। फिर ये आता है स्मार्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन का और डिजिटल पावर मॉनिटरिंग का। आपने देखा होगा कि इंडिया में ये जो पावर की प्रॉब्लम है, पावर की प्रॉब्लम ये नहीं कि क्या हम पावर जनरेट नहीं करते हैं, वे एक्चुअली जनरेट इनफ, एक्चुअली हम मोर देन एनफ जनरेट करते हैं, इसलिए हम अपने पड़ोसी देशों को पावर बेचते भी हैं। प्रॉब्लम हमारे यहाँ है कि इलेक्ट्रिसिटी की चोरी का, थेफ्ट का प्रॉब्लम है बहुत। तो उसके लिए हमको मॉनिटरिंग और स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान देना पड़ेगा, इसमें भी कंपनी काम करती है। तो ये हुआ इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोडक्ट्स के बारे में। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आप सब समझते हैं कि वो जो कोई भी मान लीजिए सीमेंट, स्टील या है ना तरह तरह की चीज़ें हैं, उसमें जो है ना रोबोटिक है ना आर्म यूज़ करके, रोबोट्स यूज़ करके आप इंडस्ट्रियल जो एस्पेक्ट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के चीज़ों के, उनको आप जो है ऑटोमेट कर सकते हैं। तो वो पोर्शन आता है। सेम इज़ वो दैट रोबोटिक्स एंड मोशन। रोबोटिक्स एंड मोशन में एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंस बस ये होता है कि जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन होता है दैट इज़ मोर यू कैन से कि एक जनरलाइज तरीका है, वंस यू डिज़ाइन अ प्रोडक्ट है ना, फिर उसको बस रेप्लिकेट करना और वो काम होता रहेगा। बट ये जो रोबोटिक्स एंड मोशन वाला पोर्शन है, इसमें ऑल्दो यू डिज़ाइन थिंग्स एंड एवरीथिंग इज़ देयर, बट इसमें थोड़ा कस्टमाइजेशन का ज़्यादा पोर्शन होता है, क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक टास्क है ना, तो वो दे आर नॉट इनटू योर जनरल थिंग है ना, तो वो एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सो दिस इज़ अबाउट द एबीबी इंडिया। इट्स अ फेयरली लार्ज कंपनी, 36,000 करोड़ मार्केट कैप, राइट। आपको ये पीवी नहीं देखना है, आपका सर चकरा जाएगा। 123 है आरओई, आरओसी ये बड़ा लो है, बट चूँकि ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है तो ये थोड़ा सा अभी आपको लगेगा कि ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया, बट वो थोड़ा टाइम लगेगा एंड यू विल सी कि थिंग्स आर एक्चुअली गोइंग बैक ऑन ट्रैक, सो यू विल सी दैट। तो दैट इज़ अबाउट द एबीबी इंडिया। चार्ट हमने देख लिया कि ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। आपको सबको पता है कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट जब होता है तो है ना क्या उम्मीद आप रख सकते हैं। इसमें LIC की आप होल्डिंग देखेंगे 4% है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस दे हैव 1%, राइट। सो यू कैन से कि 5% यहाँ से निकाल दिया, 14% पहले से ही था, तो करीब 9-9.25% बचती है जो स्टेक पब्लिक के पास है। अब अगर इसमें DIIs थोड़ा और इंटरेस्ट दिखा दें, एक्चुअली ये DIIs का इंटरेस्ट मतलब ये घटा नहीं है, एक्चुअली ये LIC है विच गॉट क्लासीफाइड एज पब्लिक है ना, क्योंकि वो ग्रेचुटी प्लस बैलेंस फंड के नाम से आ गए यहाँ पे, वो तो वो सेम चीज़ ट्रांसफ़र हो गई, राइट। 4.5% से 4.5%, फिर उन्होंने ऑलमोस्ट 0.55% स्टेक उन्होंने सेल कर दी एक क्वार्टर में, दैट्स राइट। सो ये चीज़ है। बाकी आई डोंट सी मतलब काफ़ी अच्छा बिजनेस है, लो फ्लोट है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, डिसेंट स्टोरी है बिजनेस की, राइट। सो इट विल डू वेल, बट ये है कि आप ये ऐसा कुछ उम्मीद ना रखें कि बहुत जल्दी कुछ 1-2 महीने में डबल हो जाएगा, ऐसा 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 उम्मीद नहीं रखना है आपको। और ये आप यहाँ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सही समझ में आता है तो आप ले लें, नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं है ना, लेकिन आप किसी के कहने से मार्केट में कभी कुछ ना करें, ठीक है। एक बात आप समझ लें, जीवन में आप कोई भी काम करें, मार्केट में कोई भी काम करें, आप आखिर में अपने डिसीजन के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आपको कोई करने से कोई चीज़ से फ़ायदा होगा तो वो भी आपको ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। तो अगर उसका कोई नुकसान है तो भी आपको ही झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो वो किसी और के ऊपर ब्लेम डालने से कुछ फ़ायदा नहीं है, राइट। तो अल्टीमेटली आपको ये देखना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उससे क्या आपका फ़ायदा होने के चांस ज़्यादा है, क्या आप उससे कुछ सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, तो वो चीज़ है। और अगर आपको ज़्यादा कुछ सीखना है तो आप जो है मेंबरशिप ले सकते हैं, वो 1 तारीख को खुलेगी, 1 सितंबर को। एनीवे, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स काबरा एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन वैसे वर्ड ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, उसके पहले हम चार्ट देख लेते हैं, देन विल टॉक अबाउट द काबरा एक्सट्रूजन। इफ़ आई गो टू द मंथली चार्ट, यू सी इसने बहुत साल से कुछ किया नहीं है। 2010 में भी ये 106 रुपये का होता था, 2017 में इसने थोड़ा सा ये कुछ किया, 170 का हाई बनाया। अभी ये ब्रेकआउट तो हो गया, बट अभी ये वहीं घूम रहा है ना, कुछ खास मूवमेंट नहीं है यहाँ पे, ये आप कह सकते हैं चार्ट देख के, राइट। ये आप देखोगे तो मार्च 2021 में इट यूज़ टू बी एट 215 और अभी भी ये वहीं घूम रहा है। और ये अर्निंग्स से शायद कुछ लोग नाराज़ थे तो ये गैप डाउन करवा दिया स्टॉक को, लेकिन कुछ हुआ नहीं उसका असर। बाद में एक्चुअली इट रिकवर्ड वेरी वेल, दिस 13.44% मूव, ह्यूज वॉल्यूम। अब इसका मतलब ये है कि एक्चुअली पीपल आर नॉट रियली फीलिंग बैड अबाउट इट। तो ये हुआ क्या होगा, आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे दिस बिग मूव केम 10% ऑन बैक ऑफ ग्रेट वॉल्यूम, राइट।
उसके बाद 3-4 दिन लो वॉल्यूम कंसोलिडेशन, दैट्स ऑल राइट। फिर उसके बाद गैप डाउन हो गया रिजल्ट की वजह से, लेकिन ये जो गैप डाउन हुआ दैट वाज नॉट ऑन ह्यूज वॉल्यूम, और ये लोअर सर्किट भी नहीं लगा 9.5% ही। तो मतलब अगर वाकई में यहाँ पे सेलर थे तो आइदर इट शुड हैव हिट द लोअर सर्किट, उसकी वजह से वॉल्यूम कम रहता तब भी समझ में आता, और अगर लोअर सर्किट नहीं लगा तो वॉल्यूम बहुत बड़े आते तब भी समझ में आता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अगले ही दिन फिर उसने 5% की रिकवरी भी कर दी, और फिर ये थोड़ी वीकनेस आई थी तब, ये उस दिन का है, मतलब यू डोंट हैव टू रीड into this much। उसके बाद इट अगेन स्क्रिप्टेड डिसेंट रिकवरी है ना, 8% का मूव, देन फिर से 6% का मूव, और फिर ये 2 दिन का वीकनेस, एंड देन अगेन अनदर स्टेलर मूव। सो व्हाट यू कैन सी हियर इज, ये जो द बिग बायर्स वो एक्चुअली बॉट हियर है ना, वो जनरली दे कांट कंटिन्यूसली कीप बाइंग, अगर वो रोज़ खरीदेंगे तो वो रोज़ बढ़ता जाएगा, तो दे कांट डू दैट है ना। तो दे हैव टू वेट फॉर द कूल ऑफ इन द स्टॉक, सो दे वेटेड, बट उसी बीच में अर्निंग्स आ गए और नीचे चला गया, दे वर मोर देन हैप्पी टू लेट इट गो राइट, क्योंकि वो नीचे जाएगा तो दिल बी बाइंग एट इट द सेम स्टॉक एट द लोअर प्राइसेस, तो दे पॉसिबली वाट इट हियर राइट। तो ये काम हो गया। अगर वो ये गैप डाउन मतलब है ना, अगर सीरियस गैप डाउन होता है एक्चुअली, और ये इट वाज फॉर रियल, तो जैसे ब्रेकआउट फेक होते हैं कई बार, वैसे ही ब्रेक डाउन भी फेल होते हैं, मतलब है ना फेक होते हैं राइट। तो यू हैव टू मिक्स द वॉल्यूम इनटू द बिजनेस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन। अच्छा, सुपरफिशियली वो कई बार ऐसा उस टाइम पे आप डर जाते हैं कि ये गैप डाउन हो गया, मतलब यू आर बेटर ऑफ एग्जिटिंग है ना, तो आप एग्जिट कर दो। लेकिन अगर आप फिर भी अपना काम और कंपोजर मेंटेन कर सकते हो तो यू कैन एक्चुअली एनालाइज एंड देन एक्ट, कि ये करना है नहीं करना है, चाहिए नहीं चाहिए। तो कापरा एक्सट्रूजन एक्चुअली दे आर इन टू दैट। एक्सट्रूजन मतलब ये होता है कि भाई आपने एक डाई बना ली, डाई मतलब क्या होता है, सांचा है ना, जैसे वो ईंट बनाने का सांचा होता है उसको डाई बोलते हैं इंग्लिश में। तो वैसे ही आपका मेटल का कोई काम है उसमें भी डाई होती है, कोई प्लास्टिक का काम है उसमें भी डाई होती है। तो उसमें क्या करते हैं, एक शेप होता है ना पहले से, जिस शेप में आपको वो सामान चाहिए, वो मेटल का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है राइट, क्ले का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है। तो वो आपने डाई बनाई है और फिर उसमें आप मटेरियल लाते हैं, जिस मटेरियल का चाहिए आपको, वो क्ले है, मेटल है या प्लास्टिक है, कुछ भी है, तो वो आप लेके आते हैं, उसको फोर्स लगा के उसमें फोर्स करते हैं राइट। तो वो मटेरियल उसको पास थ्रू कर जाता है डाई से, तो उसमें जो डाई में वो डिज़ाइन बना हुआ है, साइज़ बना हुआ है ना, शेप बना हुआ है, वो भर जाता है उस मेटल से, तो वो आप बाद में उसको वहाँ से निकाल लेता है, तो आपका जो आपको चाहिए था प्रोडक्ट वो आपको मिल जाता है। तो ये क्या करते हैं काबरा, दे आर इनटू प्लास्टिक एक्सट्रूजन मशीनरी। तो ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एक्सट्रूजन है ना, तो उसमें जो मशीनरी लगती है उसको बोलते हैं एक्सट्रूजन मशीनरी। चूँकि प्लास्टिक वाला काम करता है तो यू कैन से कि प्लास्टिक एक्सट्रूजन मशीनरी है ना, ये काम करती है काबरा एक्सट्रूजन इनका। लेकिन हम ये प्लास्टिक में क्या काम करते हैं उसलिए हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, इनमें हम इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि काबरा हैज़ फॉर लॉन्ग फोकसिंग ऑन बैट्रिक्स करके एक इन्होंने नया इनिशिएटिव निकाला है सुपर चार्जिंग के लिए, ठीक है। बेसिकली लिथियम आयन बैटरी पैक्स, वो बिजनेस है ना, दैट इज़ मोर इंटरेस्टिंग। ये ना प्लास्टिक एक्सट्रूजन मशीनरी 700 करोड़ मार्केट कैप राइट। तो ये आपको इधर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दैट्स ऑल राइट है ना, डिसेंट बिजनेस, लेट देम डू इट। जो मेन इसमें ये स्टोरी है दैट इज़ लिथियम आयन बैटरी का, ठीक है। सो यू कैन एक्चुअली लुक एट इट, ये बैटरी है ना, दिल मेंशन ये ब्रांड Batrix. You can actually go to IndiaMart site and search products made by Batrix. You can look at them. अगर इनका पी वगैरह देखना है तो आपको वैसे देखना नहीं चाहिए, पी वी आप सेल्स वगैरह देखेंगे तो इट्स ये सीजनल बिजनेस। अच्छा, इसको साइक्लिकल मत बोल देना मैडम, सीजनल है राइट। तो अगर आप देखेंगे ये जो मार्च वाला क्वार्टर आता है, आप हमेशा देखेंगे मार्च वाले क्वार्टर में नंबर्स बहुत अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो बाकी 3 क्वार्टर होते हैं उसी साल के राइट। तो ये सीजनल बिजनेस है, आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए साइक्लिकल और सीजनल में राइट। तो जैसे चाय का बिजनेस है, चाय का बिजनेस एक्चुअली सीजनल बिजनेस है राइट, साइक्लिकल नहीं है। चाय हमेशा लोग पीते हैं और अगले साल पिछले साल से ज़्यादा लोग चाय पी रहे होते हैं राइट। लेकिन वो जो ठंडी वाला मौसम होता है 3-4-5 महीने, उसमें ज़्यादा लोग चाय पीते हैं एज़ कम्पेयर टू जो बाकी साल का हिस्सा होता है। तो वो सीजनल बिजनेस है, साइक्लिकल नहीं है। साइक्लिकल उसे नहीं बोलते, साइक्लिकल तब बोलते हैं जब वो 2-3 साल कोई चीज़ चलती है, 1 साल चलती है और फिर 2-3 साल के लिए नहीं चलती है ना, तो वो चीज़ है। ये सीज़न के हिसाब से चेंज होता है, तो यू कैन से कि ये साइक्लिकल नहीं सीजनल है राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनके नंबर्स में कुछ नथिंग ग्रेट बट नथिंग बैड आइदर। तो आप ये कह सकते हैं कि डिसेंट बिजनेस है। अब यहाँ पे अगर आप इनकी स्टेक देखेंगे तो ये थोड़ी बढ़ गई है, प्रमोटर्स ने थोड़ी स्टेक बढ़ा ली है। और पब्लिक में अगर आप देखेंगे तो 40% के करीब है, जिसमें से ये करीब 5-5.5-6% के करीब
ये 1% से ऊपर वाले लोग पास हैं, दे डोंट फ्रिक्वेंटली एक्चुअली ट्रेड, तो यू कैन रिमूव दैट। 35% के अराउंड आप ये कह सकते हैं कि फ्री फ्लोट यहाँ पे है। तो ये अगर आप चार्ट देखेंगे ना तो एक्चुअली यू सी ये गैप डाउन हुआ, फिर ये है ना ये बहुत अच्छा। इसमें होता क्या है, इसमें बहुत लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, दे केम है ना, दे गेट आउट ऑफ द ट्रेड, है ना, मजबूरी है, फोर्स कर दिया जाता है उन्हें ट्रेड से बाहर निकलने के लिए, दे गॉट आउट ऑफ द ट्रेड। उसके बाद ये रिकवर्ड वेल, है ना, तो फिर वो सेम वो ट्रेडर है जो कि लाइन ड्रॉ करते रहते हैं, सो दे विल हैव टू बाई इट अगेन इफ दे आर इंटरेस्टेड इन द स्टॉक, सो दे विल बाई इट अगेन। तो ये फिर वही है, सो फर्स्ट दे गेट आउट ऑफ द ट्रेड at cheaper prices, then they get into the trade again at higher prices, so it actually fuels the rally. So it is a good thing for you if you are actually big picture price action trader। तो आपने खरीद लिया, आप बैठे हैं, आप वेट कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज़ लुकिंग गुड एक्चुअली, यू कैन सी ये रीटेस्ट है, मतलब नथिंग टू वरी, है ना, कि 6-7% का ड्रॉप है, डोंट रीड टू मच इन टू दैट, इट इज़ लुकिंग एक्चुअली वेरी गुड। लास्ट स्टॉक दैट आई हैव टू टॉक अबाउट इज बैंको प्रोडक्ट्स, द सिंबल इज बैंको इंडिया। First of all, let's talk about the business. So Banco India actually they make generators, है ना. So if I open the website, generally it is a good practice if you open the website of whatever company you are interested. So it will be a nice थिंग टू नो, है ना, कि क्या बनाते हैं। तो ये जो जनरेटर्स वगैरह होते हैं ना, जो तो उसमें आपको कूलिंग चाहिए, राइट। तो ये जो इंडस्ट्रियल कूलिंग प्रोडक्ट्स हैं ना, वो बनाते हैं, इंजन कूलिंग मॉड्यूल्स बेसिकली, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ना तो इनका प्रोडक्ट्स में इंजन कूलिंग सिस्टम, है ना, इंजन सीलिंग सिस्टम, ये सब बनाते हैं मोस्टली, ठीक है। तो अब लेट्स से आई गो टू इंजन कूलिंग सिस्टम एंड you can see the products, है ना, हीट एक्सचेंजर्स हैं एक्चुअली, है ना, विच दे आर मेकिंग। अच्छा, ज़्यादा समझ में नहीं आता है, ठीक है ना, यू शुडंट रियली वरी टू मच कि नहीं ये समझ क्यों नहीं आ रहा है, इट्स ऑल राइट, है ना, सब कुछ आपको समझना नहीं है यहाँ पे, अनलेस यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू गेट इन टू मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग बिजनेस ऑफ सच थिंग्स। तो ये कॉपर गैस्केट्स बना रहे हैं ना, एज गैस्केट्स हैं ना, एलुमिनियम रबर कॉक गैस्केट्स, आई डोंट इवन नो कि अच्छा इनका मतलब एग्जैक्ट यूसेज और कहाँ कहाँ क्या क्या करते होंगे, इट्स ऑल राइट, आई डोंट नीड टू नो, है ना। सो ये सब आपने देख लिया, तो ऑल राइट, देखते हैं ये, है ना, 9P के आसपास में ट्रेड कर रही है, 1300 करोड़ मार्केट कैप कंपनी है, ROE डिसेंट है, डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है, डाउन फ्रॉम ऑल टाइम हाई, ठीक है, ऑलमोस्ट 35%, प्रोमोटर होल्डिंग डिसेंट 68%, ROIC भी डिसेंट है, फ्री कैश फ्लो बहुत अच्छा जनरेट कर रहा है ना, 125 करोड़ 172 करोड़, राइट, 3 साल में, इट्स अ ग्रेट थिंग, है ना, हायर द फ्री कैश फ्लो बेटर इट इज़। तो फ्री कैश फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाई ROC माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना। तो आप कितना कॉस्ट है आपकी कैपिटल का जो आपने बिजनेस में लगा रखा है उसको हटा दें, और आपका जो रिटर्न आता है उससे वो हटा दें, तो वो जो डिफरेंस है वही है आपका जो रिटर्न आप जनरेट कर रहे हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं कैपिटल से, तो उससे आपको फ्री कैश फ्लो पता चल जाता है, राइट। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी चीप है, आप ये भी कह सकते हैं, बट ये चीप वीप पे ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है हमें, तो बस वो देखना है ना कि मोटा मोटा बिजनेस क्या करते हैं और क्या वहाँ थोड़ा बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं, ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है ना। ये ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे है, राइट, 35% अभी, दैट इज़ व्हाट सेज। तो अभी अगर आप देखेंगे तो पी वगैरह, है ना, बुल रन में इट यूज टू बी एक्चुअली अराउंड 20, अभी ये 10 के नीचे है, मैसिव री रेटिंग पॉसिबल है यहाँ पे अभी भी, यहाँ से भी। ये हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स वगैरह और प्रॉफिट्स इन्होंने पोस्ट किए हैं, अगर आप देखेंगे तो इन्होंने 6 रुपये 42 पैसे कभी ना रिसेंट हिस्ट्री में कभी नहीं पोस्ट किया है, और सेल्स 500 करोड़ पहली बार क्रॉस करी है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये जो मार्जिन्स हैं दे हैव बीन बेटर, अर्लियर इन सेप्टेम्बर। अब ये, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये इनको पिंच कर रहा है, रॉ मटेरियल कॉस्ट, राइट, 3% बढ़ गया, सो उसकी वजह से शायद ये ऐसा। बट अगर आप देखेंगे तो नंबर्स इनके काफ़ी डिसेंट है, बहुत कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, बट डिसेंट ग्रोथ है। यू कैन सी कि मार्जिन्स आर एक्चुअली इम्प्रूविंग, सो इट कुड डू वेल, कोई कैपेक्स वगैरह इन्होंने रिसेंटली कुछ किया नहीं है, तो देयर इज़ नॉट मच टू think from that perspective. FIS DIIs, they have actually moved out. Frankly in India होता तो they have बंद कर दिया उन्होंने अपना बिजनेस, HDFC स्मॉल कैप मिड कैप ने बेच दिया, तो कुछ 32% के अराउंड है, यू कैन रिमूव ऑलमोस्ट 2.5%, तो ये कुछ 30% है ना, 28.5% के अराउंड आप कह सकते हैं पब्लिक में स्टेक है। बैंक ऑफ इंडिया एक्चुअली ये दीपावली 10 कदम का स्टॉक है, ठीक है, ये हमने इसकी यहाँ पे बात की थी 13 नवंबर को, ठीक है, 12 नवंबर
राइट, 13 नवंबर, ये छोटी दीपावली वाले दिन हमने इसकी बात की थी 107 रुपये पे। यू कैन फील कि अरे ये तो बहुत ऊपर आ गया है ना। आप ऐसे देखेंगे 13 नवंबर को तो आपको ऐसा फील होगा चार्ट कि अरे बहुत ऊपर आ गया, लेकिन आपको ये भी तो देखना है कि मार्च 2020 में है ना जिस लेवल पे था अभी ये वहीं पे पहुंचा है, और यहाँ पे इसने एक अटेम्प्ट दिया था अगस्त में, क्रॉस नहीं कर पाया। सो दिस इज़ द थर्ड टाइम, राइट, थर्ड टाइम इज़ एक्चुअली चार्म। तो है ना ये, और बाय द वे अर्निंग्स की बैक पे आया था मूव, ये देखिए ये अर्निंग्स आई थी, राइट, 12 नवंबर 13 नवंबर को। तो ये अर्निंग्स के बैक पे मूव आया था, सो यू कुड एक्सपेक्ट कि इट विल सस्टेन, तो है ना विच इज़ व्हाट हैपेंड। तो 2-4 दिन उसने मौका दिया, ऐसा नहीं है। तो यू एक्चुअली हैव टू, वंस यू अंडरस्टैंड द स्टोरी, वंस यू बिलीव द प्राइस एक्शन, है ना, तो फिर यू कैन एक्चुअली गेट इन टू दैट एंड यू कैन एक्चुअली इन्जॉय द मूव, विच इज़ व्हाट इट डिड, है ना। सो इट हैज़ बीन डूइंग वेल। अब ये ये ट्रेंडिंग स्लोपिंग ट्रेंड लाइन्स हैं, इनके बीच में मूव करता रहा है। अब ये अगर आप अभी देखेंगे तो हाईएस्ट एवर डेली वॉल्यूम है ना, गैप अप हुआ, उसके बाद है ना थोड़ा वीकनेस आई, लेकिन आप खास बात देखेंगे तो इसमें फिर भी कुछ किया नहीं है, तो दिस गैप रिमेन्स। अब ये बिग क्वेश्चन इज विल इट फिल द गैप, है ना, विल इट गो डाउन टू लेट्स से 165 एंड देन मूव बैक, और विल इट जस्ट कंटिन्यू टू डू वेल फ्रॉम हियर। तो अब ये इट इज़ हार्ड टू आंसर, बट सीइंग द वॉल्यूम, मतलब सेलर्स आर नॉट देयर, है ना, बेचने में कोई इंटरेस्टेड है ही नहीं इस स्टॉक को। आप देख रहे हैं वॉल्यूम कितना कम हो गया। एक्चुअली अगर ये जेन्युइन सेलिंग होती तो वॉल्यूम बहुत बड़े होने चाहिए थे, ठीक है, बट आई डोंट लाइक दिस। ये जो विक है ना, ये बहुत बड़ी है, जो लाइन है ना पतली सी, दिस इज़ टू बिग फॉर द कम्फर्ट, सो इट शुडंट हैव बीन देयर। तो ये जब स्टॉक कोशिश करेगा वापस जाने की, इट मे फेस सम प्रॉब्लम, बट ओवरऑल इफ़ यू लुक एट इट, इट इज़ लुकिंग गुड। सो मतलब इट शुड डू वेल। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वीकली में थोड़ा सा आपको ज़्यादा कंडेंस्ड है तो अच्छा दिखेगा ना। तो ये आप देखेंगे तो 200 वीकली मूविंग एवरेज इसके जस्ट ऊपर ये बैठा था अभी तक, है ना। तो अभी ये कुछ है नहीं, ये टेक्निकली आप देखेंगे तो ये एक्चुअली बाइंग जोन है ना, ये टेक्निकली वैल्यू बाइंग जोन है, ये टर्न अराउंड हो रहा है यहाँ से, राइट। सो दिस यू कैन कीप एन आई, है ना। तो 107 रुपये से ऑलरेडी बहुत अच्छा कर चुका है, 207 वाट तक पहुँच गया। आप ये देखेंगे ज़्यादातर इसमें ओल्ड स्टॉक है, 42% का रिटर्न। स्टेडियम अभी बताया था 3-4 दिन पहले, तो वहाँ से अभी 17-18% हाई से देखेंगे तो बनाया। ABB इंडिया भी तभी मेंशन किया था, 4% बनाया अभी। काबरा एक्सट्रूजन ये मैंने मई में डिस्कस किया था किसी एक स्टॉक पर चर्चा के एपिसोड में, इट मस्ट बी सम अर्ली एपिसोड मई में, लेट मई में, तो वहाँ से 20% किया, नॉट मच बट इट शुड डू वेल। बैंको प्रोडक्ट्स ने तो ऑलमोस्ट डबल कर दिया, विच इज़ ग्रेट, एंड वी आर स्टिल much away from Choti Deepavali. So by Choti Deepavali it will do more than 100%, which will be great for all of us in the parivar, right? So the last thing that I have to talk about is one stock that I posted about, and this one, right? सो वीक मार्केट, नो डाउट अबाउट इट, राइट। ये जो हमारा पिछले कई दिन रहे हैं काफ़ी ख़राब रहा है, बट इफ़ इसी ये अर्निंग्स के बैक पे बहुत बड़ा वॉल्यूम आया है और स्टॉक ने क्रॉस किया, और ये पिछली बार मई जून में अटेम्प्ट किया था बट नहीं कर पाया, राइट। लाइन चार्ट है ये स्टॉक का, और नेक्स्ट वीक में आई एम सेइंग इफ नेक्स्ट वीक इट होल्ड्स लुक्स गुड फॉर ऑफ साइड। अब ये स्टॉक कौन सा है, आई डेंट मेंशन, आई रिमूव्ड इट, है ना। वैसे सेम डे पे मैंने इसी स्टॉक की बात की है, तो इट इज़ नॉट एज इफ़ कि ये मैं बताना नहीं चाहता आप लोगों को। आप एक्चुअली थोड़ा सा मेहनत करें, है ना, थोड़ा स्क्रॉल अप डाउन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे भी बड़ा आसान है जज करना, देयर आर सो मेनी क्लूज फॉर इट। और इसमें ब्रॉडर अगर आप जो स्टोरी देखेंगे ना इन दोनों स्टॉक्स में, तो एक्चुअली ये इसकी स्टोरी सेम है। ये इसने क्या किया था, इसने लास्ट ईयर अगस्त में अटेम्प्ट किया था बट इट कुडेंट डू मच, और फिर नवंबर में किया ऑन बैक ऑफ ग्रेट अर्निंग्स एंड इट वॉज सक्सेसफुल। दिस इज़ वॉट दिस स्टॉक इज़ डूइंग नाउ। तो इसने अटेम्प्ट दिया था मई में, ये भी मैंने स्टॉक पे चर्चा के एक एपिसोड में बात की थी इस स्टॉक के भी, जो अभी यहाँ पे नाम हटा दिया मैंने। और फिर वहाँ पे ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, इट फेल डाउन, और फिर नाउ इट हैज़ बीन अनडूइंग दैट प्राइस एक्शन डैमेज, उसको ख़त्म कर रहा है, सही कर रहा है ना, रिकवरी कर रहा है। अभी ये बैक ऑफ द ग्रेट अर्निंग्स, नाउ इट इज़ trying to come up, so it should also do well. Let's see if you find the stock, and you can actually share in comment कि actually ये कौन सा stock है। If you get it right, great, है ना। हो सकता है फ्यूचर में will share something with you in your personal message on Twitter. So thank you so much for giving your time on Sunday, and if you're learning something, please subscribe to the channel, and please share the video with others who are active in the market, and don't forget to like the
वीडियो। एंड इफ़ यू हैव एनी फीडबैक प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। अगर आपको कोई सवाल है इस एपिसोड या अदरवाइज़ कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लें, और कमेंट में अगले वीडियो में जब हम अगला वीडियो बनाएंगे तो हम इस वीडियो का कमेंट सेक्शन ओपन करके सारे सवाल का आपका जवाब दे देंगे। थैंक यू सो मच।